चलिए मैं आपको बता दूं बेटा, बोनस इशू राइट इशू में पूछा नहीं जाता जनरली, लेकिन टेक्निकल पार्ट है, मैं आपको बता दूं टेक्निकल पार्ट है बोनस इशू राइट इशू पूछा जाता है बेटा यहां से। जो अब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा सेक्शन 45(1) के 4 एक्सेप्शन। एक काम करिए ना, क्लास में से कोई एक बच्चा खड़े होकर बताएगा कि एक्सेप्शन है किस चीज का। आप बताओगे? हाँ सर, वो एक्सेप्शन है ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी का। एक्सेप्शन क्या है बेटा? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी का। 45(1) के अकॉर्डिंग जब भी प्रॉफिट और गेन होगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पे, कहां टैक्सेबल होता है? कैपिटल गेन किस साल टैक्सेबल होता है? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। लेकिन बेटा आने वाले 4 केसेस जिसमें से 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चौथा आज पढ़ोगे, उन 4 केसेस में आपको कैपिटल गेन ईयर ऑफ ट्रांसफर में नहीं लगेगा। कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन सम फ्यूचर पीरियड। जैसे कि केस नंबर 1 में जब स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे, केस नंबर 2 में जब कंपनसेशन मिलेगा, केस नंबर 3 में जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अरे यस और नो? बैठ जाइए। ये जो एक्सेप्शन के 4 केसेस है ये अभी अपन रिवाइज ही नहीं करेंगे, अभी अपन केस नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पूरा रिवाइज करेंगे उसको। चलिए सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में कल मैंने आपको एक चीज बताई थी। हाँ अब बेटा अब ये काम की चीज है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट में कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या फिर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। ठीक है, इसको इस एग्रीमेंट को जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। वेरी गुड। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, रेशियो इररिलेवेंट है यहाँ पर। अगर 100 फ्लैट बनने वाले थे, उसमें एक भी फ्लैट इधर मिलने वाला था, 99 उधर, तो बेटा वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। रेशियो इज इररिलेवेंट, 50-50 मत मान लेना। रेशियो इज इररिलेवेंट, रेशियो कुड बी एनीथिंग, क्योंकि वो एग्रीमेंट है बेटा। आपका और मेरा एग्रीमेंट किसी भी बेसिस पे हो सकता है। क्या आपको ये बात क्लियर है? एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं बेटा। एक मिस्टर माज है जिसके पास लैंड है, जिसके पास लैंड होती है आप उसको क्या बोलते हो? लैंड ओनर। बैठ जाइए। जिसके पास लैंड है आप उसको क्या बोलते हो यार? लैंड ओनर। बेटा लैंड ओनर को अप्रोच करेगा एक बिल्डर, और बिल्डर बोलेगा कि बेटा ध्यान से सुनना, ये है अपनी लैंड। बिल्डर बोलेगा कि इस लैंड पे अपन एक काम करते हैं, बहुत सारे बंगलोज बनाएंगे और टोटल अपन 40 बंगलो इस जगह पे बनाने वाले। कौन बनाएगा बेटा? बिल्डर। जमीन किसकी? मिस्टर मास। बनाएगा कौन? बिल्डर। बेटा इसमें से जो 40 बंगलो बनेंगे ना, उसमें से 10 बंगलो बिल्डर रख लेगा, 30 मुझे दे देगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो इस एग्रीमेंट को आप बोलते हो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर बिल्डर इसी तरीके से काम करता है। आपने सुना होगा, अगर आप सीए बनते हो, सीएस बनते हो, सीएमए वगैरह बनते हो, तो बेटा आपने सुना होगा कि आप बिजनेस भी अच्छे से कर पाते हो। उसकी वजह ये है कि बेटा आपको बिजनेस की नॉलेज होती है। आपके घर वालों को नहीं पता कि ऐसा काम होता है, लेकिन अब आपको ये चीज पता चल चुकी है कि ऐसे काम किया जाता है, ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? तो बेटा आप सीए सीएस करने से आपको नॉलेज आती है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो अब मैं आपको बेटा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में स्टार्ट करवा रहा हूं। प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। मतलब केस नंबर 1 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है केस नंबर 4। आपको जो बताओ ना, केस नंबर 4 में ईयर ऑफ ट्रांसफर कब हो रहा है? सोच समझ के बताना बेटा। हाँ मेरा आपसे क्वेश्चन, केस नंबर 4 के अंदर ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा ईयर है? बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब कुछ बच्चे बोल रहे हैं जब एग्रीमेंट हुआ, और कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन, और कोई देखो अभी तक मैंने ऐसा नहीं बोला कि इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं और कोई ही क्लास में जिसको कुछ अदरवाइज लगता हो। सर जब लैंड ओनर ने लैंड दी हो, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन। वेरी गुड। जब लैंड ओनर ने क्या दिया हो? पोजीशन। अब एक काम करिए ना, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये चीज, सेक्शन 2 क्लॉज 47। बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, सेक्शन 2 क्लॉज 47, एक एक पॉइंट जो आपने पढ़ा था धीरे धीरे अपन उसको एक बार रिवाइज करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 47, सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट ऑफ असेट, पॉइंट नंबर ए, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन, पॉइंट नंबर सी, conversion of capital asset into stock in trade, point number 4, allowing possession of real property, point number 5, allowing possession of real property, point number 5। और बेटा जब मैं आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नंबर 5 अभी सिर्फ आप देख लो, इसका स्पेसिफिक एक चीज से लिंक है, और बेटा वो इसी केस से लिंक है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट।
वहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बेटा, यहां पर ये जो पॉइंट नंबर 4 है 5 है, देखिए इधर क्या लिखा है, अलोइंग पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर मैं इसको लिखना चाहूं अब इजी शब्दों में तो दिस इज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये बात कर रहा है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की। आप सोचिए ना बेटा, मेरा और आपका एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट की वजह से मैं आपको अपनी लैंड का पोजीशन दे रहा हूं। तो क्या लिखा है देखिए, अलोइंग पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा पता है कब होगा, जब आप मुझे बिल्डर जो बनाने के बाद यूनिट दे दोगे। अरे मान लीजिए बेटा ये एक लैंड है, ये एक लैंड है आपके पास, इस लैंड को आपने डेवलप करा और बेटा आपने इसके अंदर बनाए 40 यूनिट्स, 40 में से 10 आप रखने वाले हो, 30 मुझे देने वाले। तो जिस दिन आप आपकी यूनिट बना के रख लोगे और मुझे मेरी दे दोगे, उस दिन पूरा हो जाएगा ये। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन बेटा अभी पार्ट परफॉर्मेंस में भी मैंने अपनी लैंड तो उसके हवाले कर दी ना डेवलप करने के लिए, यस और नो। तो यही तो लिखा था, अलोइंग पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में ही आपने क्या दे दिया है, पोजीशन। अभी उसकी तरफ से कुछ मिलना बाकी है, लेकिन बेटा इसको क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। स्पेसिफिकली लिखा है पॉइंट नंबर 5। क्या आपको ये बात क्लियर है? तो बेटा पोजीशन दे देने को, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो पोजीशन दे देने को आप क्या मान लोगे, ट्रांसफर। तो बेटा आपको मैं बता दूं, यहां पर मैं पॉइंट नंबर ए को हटा रहा हूं, पॉइंट नंबर बी को हटा रहा हूं। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है वहां पर ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ पोजीशन। जिस साल लैंड ओनर ने आपको लैंड दी है वही साल आपकी क्या माना जाएगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर। आप मुझे बताइए क्या कैपिटल गेन उसी साल लगेगा? नहीं, कैपिटल गेन कब लगेगा मैं आपको बता दूं बेटा, ध्यान से सुनो, ये आप लॉजिकली नहीं बता पाओगे, ये थोड़ा सा अलग है। इस वाले केस में केस नंबर 1 2 3 सेम चलते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। तो बेटा ईयर ऑफ ट्रांसफर तो ठीक है, पोजीशन, लेकिन बेटा ईयर ऑफ कैपिटल गेन मैं आपको बता देता हूं, बेटा आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग है वो, और वो लॉजिकल नहीं है। वो तो लॉ वाली चीज है कि उसने बोला है मतलब इस साल लगेगा, बस खत्म बात, वो वाली चीज है। तो ईयर ऑफ कैपिटल गेन विल बी जिस साल बेटा आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिस साल आपके प्रोजेक्ट का सीसी मिल जाएगा। सीसी समझते क्या आप लोग? आपने पढ़ा होगा जीएसटी के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बेटा मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोजेक्ट छोड़ो, घर भी बनाते हो ना तो सरकार से अपन को सीसी लेना पड़ता है, उसी सीसी की बात हो रही है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब आपको इस प्रोजेक्ट का, अच्छा एक चीज बताना, इस जगह पे 40 बंगलो बनने वाले थे, 10 आप रखने वाले थे, 10 30 में। जब बेटा ये पूरा बन जाएगा, आप जाओगे पता है किसके पास, नगर निगम। मतलब आप जाओगे लोकल अथॉरिटी के पास और आप उससे बोलोगे कि देखिए हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है, बन के तैयार है। आपको पता है नगर निगम आपको इश्यू करता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो आपको क्या दे देगा, सीसी। समझ रहे क्या मेरी बात? वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगा, जिस साल उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया आपको उस साल क्या लग जाएगा, टैक्स। समझना मेरी बात। केस नंबर 1 में कब लग रहा था बेटा टैक्स, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को बेच रहे थे, और लॉजिक बिल्कुल क्लियर था, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे आपके पास क्या आएगा, पैसा। केस नंबर 2 में आपको कब लग रहा था कैपिटल गेन, जब आपको कंपनसेशन मिल रहा था। लॉजिक अगेन बिल्कुल क्लियर है, आपको टैक्स पे करने के लिए पैसे की जरूरत थी, आपको कहां से करना है, कंपनसेशन में से, यस और नो। केस नंबर 3 इंश्योरेंस क्लेम का मिलना। लेकिन केस नंबर 4 खतरनाक केस, और बेटा ये बड़े लोगों की बात कर रहा है, मैं आपको बता दूं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और बिल्डर वगैरह कुछ बड़े लोग होते हैं, इसलिए पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा मिले या नहीं मिले। अरे पैसा अभी मिलेगा या जब इनको बेचोगे तो पैसा मिलेगा आपको, जब बेचोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार ने बेचने तक का नहीं बोला, सरकार ने क्या बोला, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया उस साल आपको क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? सुन लीजिए बात को, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या, ईयर ऑफ पोजीशन। अरे यस और नो? ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है बेटा, ईयर ऑफ पोजीशन। ईयर ऑफ कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लॉजिकल मतलब केस नंबर 1 2 3 की तरह लॉजिकल नहीं है कि केस नंबर 4 में भी आप पैसे से लिंक कर पाओ, नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा कब बेटा, जब सीसी आपको मिलेगा, जब आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। और बेटा अब ध्यान से सुनना, अब आपको संभालनी है बात को, सिंपल सी चीजें अब आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए, जैसे ही कैपिटल गेन लगता है आप दौड़ते हुए एक सेक्शन के पास जाते हो जिसका नाम होता है सेक्शन नंबर 48। और सेक्शन नंबर 48 में फुल वैल्यू कंसीडरेशन। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, फोकस करेगा, आंसर करेगा। आप मुझे बताइए कैपिटल गेन किस चीज का कैलकुलेट कर रहे हो ये? सर लैंड ओनर ट्रांसफर कर रहा है लैंड का,
ध्यान से सुनना, कौन ट्रांसफर कर रहा है? लैंड ओनर ट्रांसफर कर रहा है लैंड का, मतलब कैपिटल गेन किसके हाथ में? बहुत सारी बातें कर रहा हूं बेटा मैं ये दो शब्दों के थ्रू आपसे। कौन ट्रांसफर कर रहा है? लैंड ओनर ट्रांसफर कर रहा है लैंड का, मतलब कैपिटल एसेट लैंड। अरे यस और नो? कैपिटल गेन लगेगा किसके हाथ में? कैपिटल गेन किसके हाथ में लगेगा बेटा? लैंड ओनर के हाथ में। समझना मेरी बात, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि बिल्डर के हाथ में लगेगा या किसके हाथ में लगेगा। बेटा ऑब्वियसली किसकी लैंड है? लैंड ओनर। आप किसका कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं? लैंड को ट्रांसफर करने का, तो किसके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा? लैंड ओनर। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए सेक्शन नंबर 48, जनरली सेलिंग प्राइस लेते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि आज आपने जमीन बेची नहीं है, आज आपने जमीन बेची नहीं है, आज आपने जमीन एक एग्रीमेंट के अंदर दे दी है। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई भी चीज आप लॉजिकली आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा, जैसा जैसा बताऊंगा वो आप पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। तो बेटा फुल वैल्यू कंसीडरेशन में आपके पास सेलिंग प्राइस इज नॉट अवेलेबल, तो यू विल हैव टू कंसीडर। आप मुझे अच्छा एक चीज बताइए ना, क्या फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ जाओगे? और ये जो नहीं बोला है ना, ये देख के बैठे हैं। हाँ, अब बेटा मैं आपको बता देता हूं, प्लीज सुनिएगा सभी बच्चे। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में आप लेने वाले हो बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्या लेने वाले हो? किसके शेयर की? आपके। समझिए मेरी बात, प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा अच्छा भी है, लेवल भी अच्छा है, और बिल्कुल लॉजिकल भी नहीं है कि 1 2 3 के बेसिस पे ये चल रहा है, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट चलेगा, यूनिक चलेगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में आप ले लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ शेयर। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं बेटा, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं। ये है आपकी जमीन जिसपे आप 40 यूनिट बनाने वाले थे, इसमें से कितनी 10 बेटा ले जा रहा था बिल्डर, और बिल्डर 10 ले जा रहा है, मतलब लैंड ओनर की कितनी 30 है लैंड ओनर। बेटा लैंड ओनर की है 30। अब बच्चे सभी ध्यान देना, यहां पर मान लीजिए बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर यूनिट है 1 करोड़, एसडीबी पर यूनिट कितनी है? 1 करोड़। तो आप मुझे बताइए ना, आप किसके लिए कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो? बिल्डर। आप मुझे बताइए ना, बिल्डर के हिस्से की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी? कितनी? 30 करोड़। क्या आपको क्लियर है? आपको टोटल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं लेना है, आपको कौन सी वाली लेना है बेटा? लैंड ओनर के हिस्से वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्या आपको ये बात क्लियर है? नहीं, आप ये 30 करोड़ बेटा, एक सेकंड, ये 30 करोड़ लैंड ओनर की है, तो यहाँ वो बोलने में निकल गया होगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको कौन से हिस्से की लेनी है? आपके खुद के हिस्से की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लैंड ओनर की। क्या आपको ये क्लियर है? अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन, मान लीजिए बेटा इस 30 करोड़ के अलावा, मतलब इस 30 फ्लैट के अलावा, मैंने आपको बताया था मनी में भी कुछ मिल सकता है। मान लीजिए बेटा 5 करोड़ रुपए आपको कैश मिला, तो बेटा आपको प्लस 5 करोड़ करना पड़ेगा, मतलब आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी हो जाएगी? 35 करोड़। समझिए मेरी बात को। और बेटा याद रखने लायक चीज, पहली चीज जो आपको याद रखना चाहिए, अभी तक की बेटा, अभी तक फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में एक ही चीज आती थी, लेकिन इस केस में दो चीजें आने वाली है। फर्स्ट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड, फर्स्ट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड, सेकंड इज मॉनेटरी कंसीडरेशन इफ एनी। अगर मॉनेटरी कंसीडरेशन कोई है तो वो भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के अंदर लेना पड़ेगा। सब कुछ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, प्लीज समझने पे फोकस करिए। अभी अपन देख लेंगे उसको, बहुत शानदार ये केस है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में दो चीज आने वाली है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस मॉनेटरी कंसीडरेशन। अच्छा इसमें से क्या माइनस करोगे? ट्रांसफर एक्सपेंस। तो बेटा ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका? नेट कंसीडरेशन, सीओए या फिर आईसीओए, सीओआई या फिर आईसीओआई। ये सब आपको पता है कि कब सीओए, कब सीओआई, कब आईसीओए, कब आईसीओआई। आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन, ईदर इट विल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये क्लियर है सबको? बेटा मैंने जो आपको काम की चीज बताई ना, वो मैंने आपको बताई व्हाट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कौन सी हो जाएगी बेटा? दो चीजें, फर्स्ट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड, सेकंड इज मॉनेटरी कंसीडरेशन इफ एनी। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब मेरा आपसे क्वेश्चन, जब आप इंडेक्सेशन करोगे तो इंडेक्सेशन कब तक करोगे? ईयर ऑफ ट्रांसफर मान लीजिए 18-19 है, और बेटा जिस साल कैपिटल गेन पे कर रहे हो मान लीजिए 23-24 है। सर कंप्यूट तो 23-24 में कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्सेशन कब तक ही करेंगे? 18-19। ये बात क्लियर है आपको? पक्का? चलिए अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूं पहले, फिर अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। और अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है।
सबसे सबसे काम की चीज जो मैंने आपको नहीं बताई है, प्लीज देखिएगा। पहला ही पॉइंट जो आप इसके अंदर पढ़ोगे, देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ असेसी बीइंग इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बच्चे ध्यान से सुनना यार, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज आंसर करिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली आंसर करिएगा। आप मुझे बताइए, क्या केस नंबर 1 में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केस नंबर 4, आई एम टॉकिंग अबाउट केस नंबर 1, क्या सरकार ने आपको बेनिफिट दिया है? क्या सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दिया है कि आज नहीं फ्यूचर में टैक्स पे कर दो? यस। अरे सरकार चाहती तो उसी साल आपसे क्या ले लेती, टैक्स, लेकिन सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दिया, डेफरमेंट दिया बेटा, डेफरमेंट मतलब टाइम दे दिया आपको। अरे यस और नो? केस नंबर 1 में सरकार ने आपको डेफरमेंट दिया, मतलब टाइम दे दिया कि आप हमें बाद में कैपिटल गेन पे करिए। केस नंबर 2 में भी सेम यही हुआ, सरकार ने आपसे क्या बोला, आप हमें फ्यूचर में क्या पे कर दीजिए, टैक्स। केस नंबर 3 में भी शायद ऐसा ही हुआ कि आप हमें क्या कब कैपिटल गेन पे कर दीजिए, फ्यूचर के अंदर। अरे हाँ या ना? बेटा केस नंबर 4 में भी वही हो रहा है, मतलब क्या केस नंबर 1 में, केस नंबर 4 में भी आपको फायदा तो है, फायदा है बेटा, टाइम कैपिटल गेन तो लग के रहेगा, लेकिन आज नहीं लग रहा आपको, फ्यूचर में लग रहा है, तो यही तो आपका क्या है बेटा, बेनिफिट। लेकिन ये बेनिफिट से पता है किसको मिलेगा? केस नंबर 4 के केस में ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। समझ रहे क्या मेरी बात? अगर बेटा लैंड ओनर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, अदर टाइप ऑफ एसेसी है, तो उसको कोई भी केस नंबर 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन उसी साल लग जाएगा जिस साल आपने पोजीशन दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बेटा आपको पता है ये बात जब समझ आएगी जब आप ये समझ पाओ कि केस नंबर 1, 2, 3, 4 चारों केसेस में एक फायदा है आपको, और वो फायदा है कैपिटल गेन आज नहीं, ऑन सम फ्यूचर डेट पे करिए। तो बेटा केस नंबर 1, 2, 3 तो कॉमन थे फॉर ऑल, लेकिन केस नंबर 4 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। This benefit is available only to individual and HUF। जिसने कौन से एग्रीमेंट में इंटर किया हो आप मुझे नाम बता दीजिए, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट या फिर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, दोनों नाम इसके इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए आप। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज रिसीव्ड फॉर होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब बेटा आपको सीसी मिल जाएगा उस साल आपको क्या लग जाएगा, टैक्स। अच्छा ये तो बेटा इसमें टैक्सेबिलिटी की बात करिए। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसफर कब होगा, तो आप मुझे बता दीजिए, जिस साल आप पोजीशन दोगे उस साल आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा देखिए, ईयर ऑफ टैक्स, टैक्स कब लगेगा आप ये बताइए, जिस साल सीसी मिलेगा। अच्छा फिर जैसे ही आप टैक्स का डिसाइड कर चुके आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 48 के पास, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। और बेटा उसके अंदर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। और यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज खास है कि एक नहीं दो चीजें आएंगी। फर्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड, सेकंड इज, तो देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सीसी ऑफ हिज शेयर इन प्रोजेक्ट, मतलब जो उसको प्रॉपर्टी मिली उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, प्लस कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश इफ एनी, अगर हो तो, जरूरी नहीं है हो, जरूरी नहीं है हो, अगर हो तो मॉनेटरी कंसीडरेशन भी आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है केस नंबर 4, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, और कोई भी आगे मत बढ़ना, सब मेरे साथ ही चलना। और बेटा मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में प्लीज आगे आगे मत चलना, वैसे भी साथ ही चलना, उसमें भलाई होगी, क्योंकि क्वेश्चन ये सेम नहीं आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं आने वाला है, इसलिए एक बार है ना थोड़ा सा पढ़ने का तरीका, अप्रोच सब कुछ सीखना है अपन को। एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 4, एक सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 4, मिसेस मार्क्स परचेज अ प्लॉट फॉर 5 लाख इन ईयर 2001-2। 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा है 2001-2 में। ऑन 22 दिसंबर 2020 शी एंटर्ड इनटू जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद मार्क्स द बिल्डर एंड हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑन द सेम डेट। चलिए बेटा कहीं अगर मैं ऐसे नाम यूज करता हुआ एग्जाम्पल में पाया जाऊं तो आप समझ लेना उसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लिया होगा। चलिए बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं लिटरली आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे ट्रिकी भी है, सबसे ट्रिकी भी चीज है, मतलब एक शानदार चीज है ये क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। अभी तक के कैपिटल गेन के क्वेश्चन थे, ये वैसा नहीं है। मिसेस मार्क्स परचेज अ प्लॉट फॉर 5 लाख इन ईयर 2001-2। On 22 December 2020, she entered into joint development agreement with Mars the Builder and handed over the possession on the same date। मेरा आपसे क्वेश्चन अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप मुझे बता दीजिए ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा? 2020-21। वेरी गुड सर, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 2020-21, 2020-21। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन,
प्रॉपर्टी मिसेस माज ने अभी खरीदी है, बहुत पहले खरीदी थी? बेटा अपने अभी का मतलब है 1/4/2001 के बाद। आपने कब खरीदी बेटा? 2001-2 में, मतलब आपने अभी खरीदी। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑन सच डेट इज 32 लाख एज पर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आपको जो बेटा प्लॉट मिलने वाला है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 32 लाख रुपए। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या इस 32 लाख का रेलेवेंस है? नहीं। समझना बेटा, जहां फेयर मार्केट वैल्यू पढ़ाया वही फेयर मार्केट वैल्यू, जहां एसडीपी पढ़ाया वहां एसडीपी ही रेलेवेंट है। मन से बेटा इधर उधर चेंज मत कर देना, जहां जो पढ़ाया गया वहां वही रेलेवेंट है। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको सिर्फ कंफ्यूज करने को दी है। एज पर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बेटा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मिसेस माज इज टू बी रिसीव 2 फ्लैट इन डेवलप प्रोजेक्ट अलोंग विद ₹40 लाख। जो भी प्रोजेक्ट वहां पर बनने वाला है उसमें से 2 फ्लैट किसके हो जाएंगे? मिसेस माज। और बेटा उनको कितना पैसा भी मिलने वाला है? 40 लाख। आप मुझे बताइए ना, मेरा आपसे क्वेश्चन अभी तक की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, अगर मैं आपसे पूछूं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी? अभी सिर्फ कंसेप्चुअली बताएंगे बेटा, अमाउंट आपके सामने आई नहीं है और आगे मत पढ़ना। सर 2 फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस 40 लाख। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? 2 फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस कितने लाख? 40 लाख। ये आपकी क्या बनने वाली है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आगे लिखा है शी रिसीव्ड मनी ऑफ 40 लाख इन 21-22। बेटा पैसा उन्हें 21-22 में मिल गया, अगेन इररिलेवेंट। आपको पता है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं। आपको पता है इस पॉइंट के थ्रू वो आपसे कहना चाहता है कि यार 40 लाख तो आपको 21-22 में मिल गए, तो 21-22 में ही टैक्सेबल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टैक्सेबल तो कभी होगा बेटा जब क्या मिलेगा? सीसी। लॉ बिल्कुल क्लियर है, लॉ में लिखा है क्लियर कट। भाई ने बोला करने का तो करने का, उसने क्या बोला? कब टैक्स पे करना है? जब आपको क्या मिल जाएगा? सीसी। किस वैल्यू पे करना है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो बेटा ये 40 लाख रुपए 21, आपको पता है कोई बच्चा जो इमोशनल होगा ना, वो सोचेगा यार 40 लाख तो आ गए, इस पे टैक्स 21-22 पे ही लगा देते हैं। ऐसा नहीं होगा बेटा, टैक्स तो किस साल लगेगा? जिस साल आपको क्या मिलेगा? सीसी। लिखा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड ऑन 10/12/2023। इसी डेट का शायद आप इंतजार कर रहे थे, 10/12/2023। कौन सा साल है? 23-24। अकल के अंधो, 10 दिसंबर 2023 23-24 में आता है, 22-23 में नहीं। ये क्लियर है आपको इतनी बात? देखिए लिखा है एसटीबी ऑन सच डेट इज 50 लाख पर फ्लैट। एक सेकेंड, एक फ्लैट की 50 लाख मतलब 2 फ्लैट की कितनी? तो 1 करोड़ ये, 40 लाख ये। क्या आप मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बता सकते हो? 1 करोड़ 40 लाख। क्या आपको अभी तक क्वेश्चन क्लियर है? बेटा ये क्वेश्चन ओवरऑल क्वेश्चन टेक्निकली मैं आपको बता दूं, अभी तक इजी पार्ट चल रहा है इसका, अभी तक इजी पार्ट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं आगे के पार्ट को समझने के लिए ये फिगर्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए धीरे धीरे। मतलब आपको समझ आना चाहिए कौन सी चीज कहां से आ रही है। 1 करोड़ 40 लाख आपकी क्या है बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लिखा है शी गॉट पोजीशन ऑफ 2 फ्लैट ऑन 26 जून 2024। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट है बेटा। फ्लैट कब मिला? इररिलेवेंट। सीसी कब मिली? इज रिलेवेंट। अरे यस और नो? पोजीशन से कंफ्यूज मत हो जाना कि इस साल ट्रांसफर होगा बेटा, पोजीशन लैंड का देने पे कैपिटल ट्रांसफर होगा, ये तो फ्लैट का पोजीशन है। लिखा है सीआईआई 2001-2 का है 100, 2020-21 का है 301 और 2023-24 का है 345। किसको एलिमिनेट कर दूं? सर ये सिर्फ हमें गलत करवाने के लिए दिया है 345। क्या आपको ये भी क्लियर है? बेटा ध्यान से सुनना, कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस क्वेश्चन के एक एक पॉइंट पे फोकस करिए, एक एक पॉइंट पे इस क्वेश्चन के फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दैट हैज बीन आस्क्ड, पूछा है ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी बताओ 2023-24 में। अच्छा मुझे बताइए 23-24 में आपको क्या मिला था? सीसी। तो क्या कैपिटल गेन 23-24 में ही आने वाला था? यस। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कैपिटल गेन बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि किस साल टैक्सेबल होगा, तो किस साल होगा बेटा? आपको बहुत अच्छे से पता है, जिस साल आपको सीसी मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कर दो, तो बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के लिए आप किस सेक्शन के पास दौड़ते दौड़ते जाओगे? सेक्शन 48। फुल वैल्यू कंसिडरेशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 1 करोड़ 40 लाख। अरे यस और नो? यस सर। 1 करोड़ 40 लाख ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ बेटा थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा सा आपको लिंक करना, मतलब थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज करना पड़ेगी और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है मैं आपको बता दूं। और अभी क्वेश्चन 20% भी सोल्व नहीं हुआ और अभी इजी वाला पार्ट चल रहा है।
ठीक है, ये तो पार्ट वो है जो आप खुद कर लोगे, मेरे कंसेप्ट के समझाने के बाद आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कितना, 1 करोड़ 40 लाख। आपको पता है इसके अंदर दो एलिमेंट है, 1 करोड़ तो फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, 2 फ्लैट की 40 लाख मनी। शायद कंसेप्ट में भी आपने यही चीज पढ़ी थी, दो चीजें आने वाली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है, 0। तो नेट कंसिडरेशन भी कितना, 1 करोड़ 40 लाख। नेट कंसिडरेशन भी कितना, 1 करोड़ 40 लाख। अच्छा, ये फ्लैट मिसेस मार्ज ने खरीदा कब था, 2001-2 में 5 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी को इंडेक्सेशन में अभी कोई दिक्कत है तो प्लीज पर्सनल लेवल पे पूछ लीजिएगा, क्लास में मत पूछिएगा, पर्सनल लेवल पे इंडेक्सेशन पूछ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, बिना मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब भी बताया था, उसके बिना कोई काम नहीं होगा। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 और डिवाइड किससे कर दूं, 100, कितना आ रहा है, 15 लाख आ रहा है, 15 लाख 5,000। अच्छा, कोई भी इंप्रूवमेंट गिवन नहीं है, तो इंप्रूवमेंट कितनी, 0। तो आपका कैपिटल गेन कितना जाएगा, 1 करोड़ 24 लाख 95,000। दैट वाज द सिंपलेस्ट। ये बेटा सबसे सिंपल जो पार्ट था, सबसे सिंपलेस्ट वाला जो पार्ट था वो इस क्वेश्चन का। क्या आपको ये क्लियर है? एक बार सोच लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, रीड भी कर लीजिए और ये सॉल्यूशन देख लीजिए कि आप इस सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो इजीली। अब बेटा अपन इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखिए क्या लिखा है, सपोज इन अबव एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 तो सबको क्लियर है आई थिंक। ये 1 करोड़ 24 लाख 95,000 सबका आ गया था, यस और नो। चलिए एग्जांपल नंबर 2। Suppose in above example, if Mrs. Mars transfer one flat for 92 lakh on 14th Feb 2025, compute capital gain। एक काम करिए बेटा, मिसेस मार्स को कितने फ्लैट मिले थे वहां पर एग्रीमेंट में, 2 फ्लैट मिले थे। उसमें से एक फ्लैट उन्होंने 92 लाख रुपए में बेच दिया 14 फेब 2025 को। कंप्यूट कैपिटल गेन, आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज फोकस करिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट। मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखता हूं कौन बच्चा खुद से आंसर करेगा। आप मुझे बताइए, क्या फ्लैट के बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा? क्या फ्लैट इज अ कैपिटल एसेट फॉर मिसेस मार्स? क्या वो बेच रही है तो वो ट्रांसफर है? क्या चार्जिंग सेक्शन 45 एक्सेप्शन भी नहीं, मेन चार्जिंग सेक्शन ही लग जाएगा 45(1), यस और नो? कोई भी बच्चा इस गलतफहमी में मत रहना, सर 2 बार कैपिटल गेन क्यों लग रहा है? बेटा पहली बार जो कैपिटल गेन लगा था वो वैसे भी मिस्टर मार्स के हाथ में लगा था, और मिस्टर मार्स के हाथ में भी लैंड की वजह से लगा था। अभी जो लग रहा है बेटा वो पहली बार तो किसके हाथ में लग रहा है, मिसेस मार्स, लेकिन लैंड की वजह से नहीं लग रहा बेटा, किसकी वजह से लग रहा है, फ्लैट। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, मिस्टर मार्स को भी तो अपना शेयर रहा है। अरे मिस्टर मार्स का भी अपना शेयर है, ये शेयर है, यस और नो? अरे मिस्टर मार्स को भी तो कुछ फ्लैट मिले ना, लेकिन वो बिल्डर है, उनको बेटा जब वो फ्लैट बेचेंगे कहां टैक्सेबल होगा, पीडीबीपी में। इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिसेस मार्स। वापस से ध्यान से सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, सब लोग इधर ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे क्या बोला कि यहां पर बेटा ये जो कैपिटल गेन लगा था ये मिस्टर मार्स के हाथ में लगा था ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड। आगे जाके बेटा जो यूनिट्स थी, जो फ्लैट्स है, एक सेकेंड, लैंड ओनर कौन है? अरे घर की बात है यार, कहीं भी लगा दो। तो बेटा जब उस टाइम पे जब कैपिटल गेन लगा था किसके हाथ में लगा था, मिसेस मार्स, और मिसेस मार्स ने क्या ट्रांसफर किया था, लैंड। अब बेटा आज जब मिसेस मार्स, सुनना मेरी बात, मिसेस मार्स फ्लैट बेचेंगी तो भी उनको कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि फ्लैट इज अ कैपिटल एसेट फॉर हर। लेकिन बेटा मिस्टर मार्स, बताइए आप, मिस्टर मार्स उनके लिए फ्लैट कैपिटल एसेट है या स्टॉक है? उनको क्या लगेगा? तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिस्टर मार्स, वो तो सिंपल सा हो जाएगा जो आपने आज तक चीजें पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। बेटा हम तो बात कर रहे हैं मिसेस मार्स की। लिखा है 92 लाख रुपए में एक फ्लैट, 2 नहीं बेचे, एक फ्लैट बेचा है 14 फेब 2025 को। कंप्यूट कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 2024-25। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, एक्सेप्शन में आएगा या ये तो नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन में आ जाएगा? मतलब ईयर ऑफ कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर। एफवीओसी में क्या लोगे, जनरली सेलिंग प्राइस। अरे जब सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, आपने सेलिंग प्राइस को हमेशा लिया है बेटा। आज सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, आप कितने में बेच रहे हो, 92 लाख। ध्यान दीजिएगा, जब सेलिंग प्राइस अवेलेबल है आपने हमेशा क्या लिया, सेलिंग प्राइस। तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन में आप आज क्या ले लोगे बेटा,
सेलिंग प्राइस कितना 92 लाख। अब मुझे एक चीज बताइए, ट्रांसफर एक्सपेंस हो गए तो माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन। इसके बाद आप माइनस करोगे सीओए या फिर आईसीओए या फिर सीओआई या फिर आईसीओआई, आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। अरे यस और नो? अब बेटा ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करने का मौका दूंगा इस क्वेश्चन में, आप खुद से कंप्यूट करना। एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया नहीं था, एक सिंगल लाइन का कंसेप्ट है, सेक्शन 49(7). इस कंसेप्ट को पढ़िए, क्या लिखा है, इस कंसेप्ट को पढ़िए। क्लास में कोई एक बच्चा औसाफ खड़े हो जाइए बेटा, ये वाली लाइन को पढ़िए और मुझे बताइए इस लाइन का मतलब क्या। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ये एक छोटी सी कंसेप्ट मैंने जानबूझ के मिस किया था आपके सामने। क्या लिखा है बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा मैं आपको बता दूं, ये सीओए की बात हो रही है, फ्लैट की, कि फ्लैट का सीओए क्या मानेंगे। क्या लिखा है बेटा औसाफ? सर जब हमने लैंड का कैपिटल गेन कंप्यूट करा था तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन में क्या लिया था, कुछ तो लिया था, दो चीजें ली थी, कुछ तो ली थी, यस और नो? सर जो ली थी ना वही हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझिए बात को, सिंपल सी बात देखना, यही ट्रिकी बात है। एक काम करिए, हाँ उस बताइए एक बार और, क्या लिखा है यहाँ पर? सर जब हमने लैंड का कैपिटल गेन कंप्यूट करा था तो हमने फुल वैल्यू कंसिडरेशन में शायद 1,40,00,000 लिया था, 1,40,00,000 ही था। तो ये बोला है कि वही 1,40,00,000 आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? बच्चे ध्यान से सुनना, 1,40,00,000 एक फ्लैट की है, दो फ्लैट की है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एक फ्लैट की तो 70 लाख। बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, टेक्निकल पार्ट है और ऐसा पार्ट है जहां पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी भी है, इसलिए प्लीज फोकस करिएगा। मैं आपको पहले से इस चीज के लिए तैयार कर रहा था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक खतरनाक पार्ट है जहां पर आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। 70 लाख हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा ये आप मुझे बताइए ना, आपको सीसी मिला कब था? चलो वो ठीक है, 1 मिनट के लिए आप तो है ना, 2 मिनट के लिए इंडेक्सेशन वगैरह को इग्नोर कर दो। आप मुझे बताओ बेटा, आप कैपिटल गेन कंप्यूट करने गए, एफवीओसी में आपने कितना लिया? 92। ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं है तो आपका नेट कंसिडरेशन कितना? 92। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी? तो आपका कैपिटल गेन कितना? 22 लाख रुपए आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। किस किस को ये क्लियर है बेटा? कुछ सीए का मानना है कि कैपिटल गेन विल बी 22 लाख, कुछ सीए का, कुछ ग्रुप ऑफ सीए का क्या मानना है कि कैपिटल गेन क्या रहेगा? 22 लाख। दिस इज लिटरल इंटरप्रिटेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल लिटरल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि सेक्शन 49(7) के अंदर लिखा था कि जिस अमाउंट को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना गया है वही आपकी क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो लिखा था अगर उसको फॉलो कर दिया ना बिना दिमाग लगाए तो आपका कैपिटल गेन कितना जाएगा? 22 लाख रुपए। लेकिन बेटा अगर लॉजिकली सोचो तो आपने बेचा क्या है? फ्लैट। अरे आपने बेचा क्या है? फ्लैट। यस और नो? तो आप मुझे बताइए ना, एफबी ये यहाँ पर जब बेटा आप सीओए लेना चाहिए आपको, क्या आपको मनी लेना चाहिए या सिर्फ आपको फ्लैट की एसडी भी लेना चाहिए थी? समझिए बात को, लॉजिकली आप बेटा मनी थोड़ी बेच रहे हो, आप क्या बेच रहे हो? फ्लैट। तो यार क्योंकि आप फ्लैट बेच रहे हो, बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट वन इज लिटरल इंटरप्रिटेशन, दिस वन इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। कि यार अगर मैं बेच रहा हूं एक फ्लैट तो मुझे उस फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अरे वो भी एफईएससी का पार्ट थी, शायद वो वही कहना चाहता होगा, गलती से उससे कुछ और निकल गया। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? तो बेटा एक चीज ध्यान से सुनिए ना, वापस से, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरी तरफ से ना वो कंक्लूड हुआ है, प्लीज फोकस करिएगा। आपकी एफवीओसी थी कितनी ये बता दो आप तो मुझे। एफवीओसी कितनी थी बेटा? 1,40,00,000। नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूं, पहले वाले की। इसके दो पार्ट क्या क्या थे? फर्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, मनी 40 लाख। तो बेटा लिटरल इंटरप्रिटेशन, ध्यान से सुनिएगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन बोलता है कि दिमाग मत लगाओ, जो लिखा है लॉ के अंदर उसको फॉलो करो। दिमाग मत लिखाओ, जो लिखा है उसको फॉलो करो। और लिखा क्या है कि जो एफवीओसी है वही आपकी क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बस ये 2 फ्लैट की है तो आप 1 फ्लैट की ले लेना, मतलब कितनी ले लेना? 70 लाख। तो अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो करोगे तो आपका कैपिटल गेन कितना जाएगा बच्चे? 22 लाख। क्या आपको ये बात क्लियर है? लेकिन इफ वी टॉक अबाउट लॉजिकली, आप सोचिए लॉजिकली, आप मुझे बताइए लॉ मेकर जब ये लॉ बनाना चाहता होगा
तो वो मनी पे कैपिटल गेन लगाना चाहता था या फ्लैट के ट्रांसफर होने पे? फ्लैट के ट्रांसफर होने पे। अरे यस और नो? तो बेटा आप मुझे बताइए ना, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना चाहिए तो मनी की लेना चाहिए या फ्लैट की लेना चाहिए? मतलब क्या लेना चाहिए? 1 करोड़। और बेटा 1 करोड़ 2 फ्लैट की है तो एक फ्लैट की कितनी? 50 लाख। अगर आप 50 लाख ले लोगे तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा 42 लाख। यहां पर बेटा दो व्यू है, इंस्टीट्यूट को भी पता है दो व्यू है, दो व्यू है, दो ओपिनियन है। आपको पता है दो ओपिनियन कब तक रहते हैं? जब तक कोर्ट उसको डिसाइड ना कर दे। जब तक सुप्रीम कोर्ट, बेटा देख ध्यान से सुनना, एक सेशन कोर्ट या फिर कोई सी कोर्ट डिसाइड कर दे तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी डिसाइड कर दे तो आप उसे डिस्प्यूट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो दैट इज लॉ। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर होता है तो दैट इज लॉ। अगर सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बोल देना कि ये 50 लाख वाले लोग गलत हैं, ये 70 वाले सही है, तो उसके बाद बेटा दो व्यू नहीं बचेंगे, एक ही व्यू बचेगा जो क्या हो जाएगा 70 लाख। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, मैं आपको बता देता हूं, प्लीज फोकस के साथ सुन लीजिएगा, क्योंकि आप बनने वाले हो सीए, किस तरीके से काम होता है मार्केट में। जब तक बेटा किसी भी चीज के दो व्यू हैं तो यार आप अपना बेनिफिट सोचोगे। और आपको भी बताओ बेटा, आप सीए हो, आप क्लाइंट के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो, ज्यादा करना चाहोगे कम करना चाहोगे? 22 लाख। तो एक जो अटैकिंग सीए होगा ना, आपने देखा होगा अटैकिंग बैट्समैन, तो अटैकिंग सीए कौन सा वाला ऑप्शन ले लेगा? 22 लाख। लेकिन एक कंजर्वेटिव सीए होगा जो कि सोचेगा यार 22 लाख लूंगा तो असेसिंग ऑफिसर डिस्प्यूट करेगा, केस लड़ना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो पता है वो डर के मारे वो कौन सा वाला ले लेगा? 42 लाख। इसलिए तो बोल रहा हूं दो व्यू है, कुछ ग्रुप ऑफ सीए 22 ले लेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सीए 42 लाख ले लेंगे। अरे यस और नो? आई विल गो विद द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि बेटा लेना चाहिए था 50 लाख रुपए। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में 50 लाख लेना चाहिए था, इसीलिए मैंने उसको ऊपर दिया है। ठीक है, मैंने उसको ऊपर दिया। तो बेटा आपको यहां पर दोनों तरीके से आंसर बताना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इन एग्जाम यू हैव टू गिव आंसर कंसीडरिंग बोथ द व्यूज। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा बेटा, इस केस को मैं कंक्लूड करवाऊंगा, प्लीज इस केस को मैं कंक्लूड करवाऊंगा, ध्यान से सुन लो नालायको इधर। इस केस को कंक्लूड करवाऊंगा, इससे पहले ओजस्वी खड़ी होगी और एक्सेप्शन ऑफ केस नंबर 4 बताएगी मुझे। एक्सेप्शन ऑफ केस नंबर 4 जो मैंने नहीं पढ़ाया। देखो देखो, इतने आप डेवलप हो चुके हो कि अगर कोई चीज यहां पर लिखी तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, इतना मुझे आप पे भरोसा हो चुका है। क्योंकि हाँ, सर सर्टिफिकेट सीसी मिलने से पहले शेयर ट्रांसफर कर दिया, किसने कर दिया? अपने एग्जांपल में मिसेस मास, है ना। आपको प्रोजेक्ट मिलने, आपको बेटा उसमें से कुछ चीजें मिलने वाली थी। अरे यस और नो? आपको बेटा प्रोजेक्ट में से कुछ शेयर मिलने वाला था, अगर आपने उस शेयर को मिलने से पहले उसको बेच दिया तो बेटा आपने सरकार के साथ नाइंसाफी की है, बेवफाई की है। तो सरकार बोलती है अब हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। क्या लिखा है? ओजस्वी आप पढ़ के बता क्या लिखा है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट से मिलने से पहले अगर अपन ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया तो सरकार बोलती है अब आपको डेफरमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको केस नंबर 4 दे रहा था। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा एक और चीज आपको पता है, सब चारों केसेस के अंदर केस नंबर 4 ऐसा केस है जो कि यूनिक चल रहा है, इंडिपेंडेंट चल रहा है केस नंबर 4। समझिए मेरी बात को। और केस नंबर 4 की और भी कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात पता है क्या है? केस नंबर 1, 2, 3 का बेनिफिट सभी एसएससी के लिए, लेकिन केस नंबर 4 इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। उसमें भी एक कंडीशन डाल दी कि यार अगर आपने सीसी मिलने से पहले अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया तो केस नंबर 4 विल नॉट बी एप्लीकेबल, नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन विल बी एप्लीकेबल। मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर विल बी ईयर ऑफ कैपिटल गेन। अरे यस और नो? आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार मेरे साथ बच्चे प्लीज सभी फोकस के साथ। चलो तो केस नंबर 4 को छोड़ते हैं, चलते हैं केस नंबर 1 के पास। प्लीज बच्चे अब पार्टिसिपेट करिएगा, ग्रिप में लाना है चीजें। जब पार्ट नंबर 1 पढ़ा होगा तो बहुत इजी था, पार्ट 2 पढ़ा था इजी था, 3 पढ़ा था इजी था, 4 पढ़ा तो भी इजी है, साथ में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन अभी अपन उसको ग्रिप में ले आएंगे। बेटा एक्सेप्शन ऑफ केस 4 में ये बोला है, मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में, आकांक्षा अभी बता दूंगा। अभी प्लीज फोकस करिए रिवीजन पे, सब कोशिश करिएगा कि आप ग्रिप में लेकर आ पाओ, क्योंकि दिस वाज पार्ट नंबर 2 ऑफ कैपिटल गेन, दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। ये वो पार्ट है कैपिटल गेन का जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनरली। चलिए केस अच्छा सेकंड, पहली चीज 45 ने आपसे बोला कि जब भी ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट का क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन। किस साल लग जाएगा बेटा? ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये तो बेसिक सी बात है जो आपने पहले ही दिन कैपिटल गेन के अंदर पढ़ी थी।
फिर मैंने आपको सिखाया एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन 45(1), 4 केसेस। फर्स्ट, पहले तो केसेस के नाम बताएंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। 4 केसेस। बेटा 4 केसेस के बारे में जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, आपको ये सभी कंसेप्ट याद होना चाहिए। और कोई बच्चा एग्जाम में अगर कैपिटल गेन छोड़ने की गलती करना चाहे तो भैया सब कुछ छेड़ देना, लेकिन ये 5-6 सेक्शन जरूर करके जाना, जिसमें 4 सेक्शन तो यही है। ठीक है, मार्क दिस एज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल गेन पार्ट नंबर 2। अगर सब कुछ भी छोड़ना हो तो 4 केसेस जरूर पढ़ के जाना। मैं आपको बता दूं बेटा, अभी भले आपको मस्ती मजाक लग रहा हो, छोड़ के जाना पड़ती है चीजें एग्जाम के टाइम पे। नहीं हो पाता 1.5 दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर छोड़ना पड़े मजबूरन तो बेटा ये पार्ट फिर भी मत छोड़ना। ठीक है, बेसिक वाला पार्ट आपसे बिना पढ़े भी लॉजिकली बन जाएगा, ये वाला पार्ट मत छोड़िएगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, पहला केस फोकस करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। ईयर ऑफ ट्रांसफर, सुनना मेरी बात, ईयर ऑफ ट्रांसफर बेटा उसके नाम में लिखा रहता है। पहला केस क्या है? कन्वर्जन। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ कन्वर्जन। यस और नो? अच्छा, बिल्कुल सिंपल वे में इसको रिवाइज करेंगे ताकि चीजों को याद रखने में आसानी हो। ईयर ऑफ ट्रांसफर, केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ कन्वर्जन। ईयर ऑफ कैपिटल गेन विल बी ईयर इन व्हिच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। अगर स्टॉक इन ट्रेड धीरे बेचा तो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली धीरे लगेगा। अरे यस और नो? क्या ये बात क्लियर है आपको? केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2। अच्छा, अपन बारीकी में आएंगे, पहले अपन ऊपर से जो मेन पॉइंट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 2, कंपल्सरी एक्विजिशन। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज कंपल्सरी एक्विजिशन वाला ईयर। ईयर ऑफ कैपिटल गेन विल बी, इट विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड। इफ इट इज इनिशियल कंपनसेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर इनिशियल कंपनसेशन है तो पहली इंस्टॉलमेंट में ही पूरा कैपिटल गेन आपको लग जाएगा। लेकिन बेटा अगर इनहेंस कंपनसेशन है तो पहले नहीं, जब मिलेगा, जितना मिलेगा उतना टैक्सेबल होते चलेगा। क्या आपको ये बात भी क्लियर है? केस नंबर 3, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट ईयर ऑफ कैपिटल गेन विल बी द ईयर इन व्हिच इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिसीव्ड। ये भी क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बेटा कि ट्रांसफर कब और कैपिटल गेन कब, है ना। केस नंबर 4, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। केस नंबर 4, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू ईयर ऑफ पोजीशन। पोजीशन फ्लैट का नहीं, पोजीशन लैंड का। समझ रहे क्या? ईयर ऑफ कैपिटल गेन विल बी ईयर इन व्हिच सीसी इज रिसीव्ड। क्या आपको ये बात भी क्लियर है? पक्का? अब अच्छा ध्यान देना सब लोग, ये तो वो पॉइंट है, ये तो कोर पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आपको ऑलरेडी पता है, लॉजिकल है सब चीजें। मैं आपको बता दूं केस नंबर 4 को छोड़कर। अब मेरा आपसे कुछ क्वेश्चंस। केस नंबर 1 में बेटा कैपिटल एसेट के कन्वर्जन करने पे आपको कैपिटल गेन लगा, और कब लगा? जब आपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा। स्टॉक इन ट्रेड को बेचने पे एक और चीज लगनी चाहिए, पीडीबीपी, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस एक्सपेंस। क्या हो जाएगा बेटा? पीडीबीपी। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी, परचेज प्राइस नहीं होगी तो आप क्या ले लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू। अरे आपने जब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन पे करा था तो आपने क्या लिया था? फेयर मार्केट वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वही आपका पता है क्या बन जाएगा? परचेज प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या आपको ये बात क्लियर है अच्छे से? सेकंड वाले केस में बेटा कंपल्सरी एक्विजिशन वाले केस में इनिशियल कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इनिशियल फर्स्ट, एनहांस एज एंड व्हेन रिसीव्ड। इनिशियल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एनहांस एज एंड व्हेन रिसीव्ड। अगर आपको कंपल्सरी एक्विजिशन की वजह से कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ये भी बात क्लियर है? ध्यान से सुनना बेटा, कोर्ट ने अगर इंटरिम ऑर्डर दिया तो टैक्सेबल मत करना, ओनली फाइनल ऑर्डर विल बी टैक्सेबल। ये भी क्लियर है? पक्का? केस नंबर 3, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन जब ही कैलकुलेट करोगे जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, वरना कैलकुलेट मत करना। अगर बेटा इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं मिला तो आपका जो लॉस है वो डेड लॉस माना जाएगा, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट टैक्स में नहीं है, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट में अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला, सफिशिएंट नहीं है तो लॉस हो सकता है। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, सफिशिएंट होगा तो बेटा गेन आ जाएगा, इनसफिशिएंट होगा तो लॉस आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि यार अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो कैलकुलेट ही मत करना, और मिला है तो कैलकुलेट करना ही करना है, चाहे लॉस आए या फिर गेन आए। क्या आपको ये बात क्लियर है? केस नंबर 4, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सीसी मिलेगा उस टाइम पे आपको टैक्सेबल होगा, और बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात, सीसी मिलेगा उस टाइम पे टैक्सेबल होगा। अच्छा,
केस नंबर 4 छोड़िए, अब मैं आपसे केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं बेटा। जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू। केस नंबर 2 की अगर बात करूं, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आप क्या ले लोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या आपको ये भी क्लियर है? केस नंबर 3 में अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। केस नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट केस विद रिस्पेक्ट टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दो चीजें, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन इफ एनी। बेटा ध्यान से सुन लेना, जरूरी नहीं है कि मनी भी हमेशा हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में मनी ऑप्शनल होती है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में मनी ऑप्शनल होती है। अगर मनी होगी तो मनी भी लोगे, नहीं होगी तो नहीं लोगे, खत्म बात। क्लियर है आपको ये चीज? चारों केस से अगर मैं कॉमन, चारों केस की अगर आपसे कॉमन एक बात करूं तो बेटा चारों केस में कैपिटल गेन जब भी आप कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट वैसे ही करोगे जैसा आप आज तक करते आए हो, वैसा ही करोगे। बस एक चीज ध्यान रखना, इंडेक्सेशन सिर्फ कहां तक होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो कि कोई पहले का पीरियड होगा, फ्यूचर नहीं होगा बेटा, पहले का होगा। फ्यूचर में तो आप कैपिटल गेन पे करोगे क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। कि आपको ये बात भी क्लियर है? अच्छा, कौन सा वाला केस, कौन सा वाला बेनिफिट केस 1 2 3 4 में से सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए? केस नंबर 4। कौन से वाले केस में एक और कंडीशन है कि आप आपका जो आपका हिस्सा मिलने वाला है उसको आप सीसी मिलने से पहले बेच नहीं सकते। केस नंबर 4। क्लियर है आपको ये सब चीजें? अच्छा, केस नंबर 4 में एक चीज, जब आपको अपना शेयर मिलेगा आप उसे आगे बेचोगे तो कैपिटल गेन वापस से आएगा। जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जावे, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब, क्योंकि अपन तो 100% कवरेज के साथ जाते हैं यार। जब आपको कोई भी एसेट मिला है ना, जैसे आपको फ्लैट मिले, आप बेटा फ्लैट को बेचोगे तो अगेन आपको क्या जाएगा, कैपिटल गेन। और बेटा जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन में तो ले लोगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि आप बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस अवेलेबल है आपके पास, माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी छोड़ो, ट्रांसफर एक्सपेंस भी छोड़ो, मैं तो बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते टाइम दो व्यू है। पहले व्यू में आप क्या बोलते हो, जो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन था पहले कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम, वही आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस वाज लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो लॉ में लिखा था आपने वो कर दिया, क्योंकि लॉ में तो यही लिखा था बेटा, अमाउंट डीम्ड एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन, तो डीम तो कितना ही हुआ था, इतना। अरे यस और नो? लेकिन एक होता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के केस में आप क्या करोगे, सिर्फ फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लोगे, आप मॉनेटरी कंसिडरेशन को इग्नोर, मॉनेटरी कंसिडरेशन को आप क्या कर दोगे, इग्नोर। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए एक काम करिएगा, आपके सामने ये एक छोटा सा चार्ट है, इस छोटे से चार्ट को कल आप एक बार रीड करके देख के आइएगा, मतलब क्लास में आने से पहले। ये एक छोटा सा पार्ट है, समरी है उसकी, जो अपन ने पढ़ा है उसकी समरी, इसको एक बार आप देख के आइएगा। बच्चे प्लीज फोकस करना, क्योंकि दो तीन छोटे छोटे से कुछ कम, मतलब आप ये समझ लीजिए कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा काम के नहीं है अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटे छोटे से सिंपल से, मतलब 5 मिनट में 3 कंसेप्ट खत्म करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल से। एक बार बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। बस आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, उससे आंसर करिए। आपने एक, मतलब आपने बेटा सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 लोग मिलके एक फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप। इसके बाद बेटा सी माइनस हो जाता है, डी प्लस हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। सबको पता ही ये चीज। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है एबीसी, दिस इज एबीसी फर्म, और एक है मिस्टर ए। आप मुझे बताओ, क्या एबीसी फर्म और मिस्टर ए दो अलग अलग पर्सन है? अरे आप लोग तो बिजनेस स्टडी में पहले ही दिन आके पढ़ते होगे, जो प्रोप्राइटर है और जो ओनर है, मतलब जो बिजनेस है और जो ओनर है वो डिफरेंट पर्सन है इन केस ऑफ सिंगल प्रोप्राइटरशिप। अरे यस और नो? यहाँ तो बेटा 3 लोग पार्टनर है और एक क्या है, मतलब 3 लोग पार्टनर है जिसने क्या बनाई, एक फर्म, और एक कौन है, पार्टनर। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? यस। अरे हाँ या ना? अब बेटा मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ 1-2 कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसको ध्यान रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं, और सिंपल से हैं। जैसे कि बेटा अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है फर्म को, हो सकता है ऐसा, मैं आपको बता दूं, हो सकता है पार्टनर के पास कोई कैपिटल एसेट है, फॉर एग्जांपल ये, और मैं हूं पार्टनर, मेरे पास ये कैपिटल एसेट है, मैंने किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, फर्म के नाम पे ट्रांसफर। तो बेटा क्या यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? यस, ट्रांसफर हो रहा है। और क्या ये कैपिटल एसेट है मेरे लिए? यस। तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? यस। समझिए मेरी बात को,
ट्रांसफर हो रहा है, चार्जिंग सेक्शन लग जाएगा बेटा, आपको क्या लगने वाला है, कैपिटल गेन। अब पता है कभी कभी इस केस में होता क्या है, जो कैपिटल एसेट है ना, ये हो सकता है 1 करोड़ का हो, लेकिन इसको ट्रांसफर फ्री में भी किया जा सकता है और हो सकता है कम अमाउंट पे भी किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, पार्टनर और पार्टनरशिप हम 2 अलग अलग पर्सन है, लेकिन ये जो असेट में दे रहा हूं ना बेटा, हो सकता है फ्री में दे दूं, हो सकता है मैं इसको कुछ पैसे में दे दूं इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे, हो सकता है क्या? यस। तो बेटा इस केस में दिक्कत ये है कि जब भी कैपिटल गेन लगता है, आप किसके पास दौड़ते दौड़ते जाते हैं, सेक्शन 48। सेक्शन 48 में आप सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और यही होता है बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ही वो चीज है जो ज्यादातर केस में ध्यान रखनी है आपको। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आप मुझे बताइए ना, आप मुझे मत बताइए, मैं आपको बता देता हूं बेटा। इस केस में ध्यान दीजिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के अंदर वो अमाउंट माना जाएगा जो कि पार्टनरशिप फर्म उस असेट को रिकॉर्ड करेगी, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। बेटा वो असेट जो आपने पार्टनरशिप फर्म को दिया है, वो पार्टनरशिप फर्म अपने असेट में दिखाएगी जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी ऐसे। तो यहाँ पर वो असेट, वो वाला कैपिटल असेट, अगर यहाँ पर वो बेटा 50 लाख का दिख रहा है, तो आप कितने को फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानोगे? 50 लाख। समझ रहे बेटा? अपने हाथ में आ गई चीज, कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। सरकार ने फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बोला। समझ रहे मेरी बात? और सेक्शन नंबर तो बिल्कुल भी याद ही रखना, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम का भी नहीं है। सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है कि यार, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर किया है, तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन विल बी अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जितने जितने रुपए पे पार्टनरशिप फर्म उस असेट को डिस्क्लोज कर रही है अपनी बैलेंस शीट में, वही आपकी क्या बन जाएगी? फुल वैल्यू कंसीडरेशन। अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन, कि बेटा पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन आएगा या फर्म के हाथ में आएगा? अबे नालायको, कैपिटल गेन बेटा उसके हाथ में आता है जो ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर पार्टनर असेट दे रहा है, मतलब ट्रांसफर करने वाला पर्सन कौन है? पार्टनर। तो कैपिटल गेन किसके हाथ में आएगा? पार्टनर के हाथ में। आप इस पार्टनर के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, दौड़ते दौड़ते जाओगे सेक्शन नंबर 48 के पास, और सेक्शन नंबर 48 में फुल वैल्यू कंसीडरेशन में आप क्या ले लोगे? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। उस असेट को ये फर्म जितने रुपए में अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है, वही आपकी क्या बन जाएगी? फुल वैल्यू कंसीडरेशन। क्या आपको ये बात क्लियर है? दिस वाज वन कंसेप्ट, एक सिंगल लाइन का कंसेप्ट है। अच्छा सेकंड कंसेप्ट, अच्छा पार्टनर ने फर्म को करा, तो आपने मुझे क्या बताया? एफपीओसी में आप क्या लेने वाले हो? शॉर्ट में लिख दूं क्या? बुक्स। बुक्स में लिख दूं शॉर्ट में। अब बेटा इसका ही उल्टा केस, कंसेप्ट नंबर 2। ये था आपका कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, फर्म ने असेट ट्रांसफर किया है इस बार पार्टनर को। हो सकता है बेटा पार्टनर फर्म को भी कर सकता है, फर्म पार्टनर को भी कर सकती है। कौन सा असेट होगा? कैपिटल असेट। किसके हाथ में कैपिटल गेन आएगा बेटा? फर्म के हाथ में। ध्यान से सुनना बेटा, फुल वैल्यू कंसीडरेशन लॉजिकली नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉजिक है, मैं आपको बता दूंगा। फुल वैल्यू कंसीडरेशन यहाँ पर बुक वैल्यू नहीं लोगे आप, यहाँ पर बेटा फुल वैल्यू कंसीडरेशन में लोगे आप फेयर मार्केट वैल्यू। एक केस में क्या बोला? बुक वैल्यू, दूसरे केस में क्या बोला? फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा बड़ा आसान है, इसको याद रखना। नहीं एक सेकेंड, आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? फर्म बड़ी है। सरकार ने बेटा फर्म की बुक्स पे रिलाई किया कि यार अगर आप असेट फर्म को दे रहे हो, तो जितने पे फर्म रिकॉर्ड कर रही है वही आपकी क्या बन जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लेकिन बेटा जैसे ही फर्म ने, एक बड़े पर्सन ने किसको असेट दिया? पार्टनर को, सरकार ने उसकी बुक्स पे रिलाई नहीं किया। सरकार ने बोला अब बेटा तेरी बुक्स नहीं देखेंगे, अब क्या देखेंगे? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। क्या आपको ये बात क्लियर है? दो सिंपल से कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। एक तीसरा कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, बहुत लॉजिकल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार, अगेन लेस इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। और इसके बाद कुछ अपन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इस तीसरे कंसेप्ट के बाद। एक चीज मुझे बताइएगा, आपने बेटा एक, मैं आपको सिर्फ तीसरा वाला कंसेप्ट समझाने के लिए एक चीज, बस एक एग्जांपल अलग तरीके से दे रहा हूं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 104 है ना। इस बिल्डिंग का नंबर क्या है? 104। एक और बिल्डिंग है बेटा, एक और बिल्डिंग है जिसका नंबर है 161। आप मुझे बताओ, आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हो सकती है क्या? यस। क्या आपके पास मल्टीपल कैपिटल एसेट हो सकते हैं? यस। तो यार अगर आप बिल्डिंग नंबर 104 बेच दोगे, तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन होगी कि कौन सी वाली बेची है? आपको क्लियरली पता होगा कि कौन सी वाली बेची है। ऑब्वियसली सर, बिल्डिंग है, कार है, इन सब व्हीकल में कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन की कुछ चीज होती है। बिल्डिंग तो बेटा आप खुद ही समझ जाओगे ना कौन सी बेची है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यस और नो? अब बेटा ध्यान से सुनना, इसी की जगह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब ध्यान से सुनना सब लोग। आपने क्या करा बेटा, आपने एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री, आपने इसके शेयर्स खरीदे। आपने इसके शेयर्स खरीदे, और मैं आपको बता दूं आज आपने इनके खरीदे 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 1500 रुपए पर शेयर। कल को आपने फिर इसके शेयर्स खरीद लिए और आपने खरीद लिए 2000 शेयर्स,
@3,000। फिर आपने बेटा फिर से आपने इसके शेयर्स खरीद लिए तीसरी बार। मतलब आप समझिए ना, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता होगा कि आप एक ही कंपनी के बार बार शेयर्स खरीद रहे हो, यस और नो। अच्छा, शेयर्स की जगह डिबेंचर्स भी हो सकता है, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है। आपने वापस से खरीदे 500 शेयर्स और इस बार आपने खरीदे 2,000 रुपए पर शेयर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ। अब बेटा आपने बेच दिए, ये 3 बार आपने खरीदे, इसके बाद आपने सेल कर दिए, और सेल में आपको बता दूं आपने कर दिए बेटा 2,000 शेयर्स। देखिए, जब हम अकाउंटिंग वाले टॉपिक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अभी पढ़ ही रहे अपन, जब अपन उस टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो अपन को बता देता है कि आपने बोनस शेयर बेचे, तो आपको दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन यहां पर आपके बेटा डीमेट अकाउंट के अंदर, मुझे एक चीज बताइए ना, आपके पास एक अकाउंट होता होगा जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। बेटा शेयर कोई फिजिकली थोड़ी होते हैं, आज की तारीख में शेयर डिजिटल फॉर्म में होते हैं आपके अकाउंट के अंदर, और वो अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आपकी क्या होती है, सिक्योरिटीज। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अब बेटा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 1000 सिक्योरिटी आई, फिर 2000 आई, 500 आई, मतलब टोटल कितनी सिक्योरिटीज हो चुकी है यहाँ पर 3500। दिक्कत ये है कि आपको ये नहीं पता आप कौन सी वाली बेच रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज ही नहीं है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आप कौन सी वाली बेच रहे हो। बेटा आपने तो इस 3500 में से कितने बेच दिए, 2000। प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको? आप अलग अलग इंटरवल पे शेयर्स खरीद रहे हो, अलग अलग प्राइस पे खरीद रहे हो, बेटा कैपिटल गेन भी अलग अलग कैलकुलेट होगा उन पे। आप समझिए ना मेरी बात को, जब एक इस वाले शेयर्स को करोगे आप तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लोगे, 1500। इस वाले को लोगे तो कितना, 3000। इस वाले को लोगे तो कितना, 2000। और बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हो सकता है, ये वाला लॉन्ग टर्म हो, ये वाले शॉर्ट टर्म हो। आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। बेटा इसका सिंपल सा आंसर है, सरकार, मतलब ये एक प्रॉब्लम थी कि क्या करें इस केस में, कौन से वाले शेयर्स को बेचा माना जाए, तो सरकार ने सिंपल सा आंसर बोला कि यार फीफो मेथड आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा मेथड आप लगाओगे, फीफो। तो बेटा यहाँ पर जो आपने 2000 शेयर्स बेचे हैं तो माना जाएगा आपने सबसे पहले कौन से वाले बेच दिए, 1000 शेयर, जो आपने कितने में खरीदे थे, 1500। फिर बेटा बचे कितने, 1000। तो बेटा 1000, ये वाले 2000 में से कौन से शेयर माने जाएंगे, 1000 शेयर, तो ये माने जाएंगे 3000 वाले। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर इतनी सिंपल सी बात भी एक बार में दिमाग में नहीं जाए तो फिर दिमाग का दही हो रखा है आपका। समझिए मेरी बात को, अगर आपके पास अलग अलग इंटरवल पे सिक्योरिटीज आ रही है तो दिक्कत क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो सरकार ने आपको एक सिंपल सा ऑप्शन दे दिया कि यू हैव टू अप्लाई फीफो मेथड। आपको क्या अप्लाई करना है बच्चे, फीफो मेथड। जो पहले आया था आप मानोगे कि आपने उसे पहले बेच दिया। क्लियर है आपको ये चीज? अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, एक टेक्निकल क्वेश्चन, रेलेवेंट नहीं है फिर भी मैं आपको, बेटा मैं तो आपको सब कुछ बता के जाऊंगा, इसलिए आप मुझे बताओ, ये है आपका डीमेट अकाउंट नंबर 1, और एक और आपका डीमेट अकाउंट हो सकते हैं बेटा मल्टीपल पर्सन, मतलब एक ही पर्सन के मल्टीपल डीमेट अकाउंट हो सकते हैं, मेरे 4 हैं, तो हो सकते हैं मल्टीपल डीमेट अकाउंट हो सकते हैं क्या, यस और नो? यस। तो बेटा ये आपने इस वाले डीमेट अकाउंट में खरीदे थे, फिर बेटा आपने वापस से 500 शेयर खरीदे इस वाले डीमेट अकाउंट में, और बेटा मतलब क्वेश्चन में ऐसा साफ लिखा है, या प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको पता है कि आपने इस वाले डीमेट अकाउंट के 500 शेयर्स बेचे, तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? नहीं। कंफ्यूजन कब है, जब किसी डीमेट अकाउंट में आपने मल्टीपल टाइम्स शेयर्स खरीदे या कोई भी सिक्योरिटी खरीदी और उसे सिंगल टाइम में आपने बेच दिया, फिर आपने उसको बेच दिया। बेटा जब आपने एक ही बार खरीदा तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत जब है जब आपने एक ही अकाउंट में मल्टीपल टाइम कोई सिक्योरिटीज खरीदी है। मेरा आपसे बस सिंपल सा क्वेश्चन है, फीफो मेथड यहां लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये डीमेट अकाउंट नंबर 2 में नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने खरीदा ही एक बार है, लेकिन डीमेट अकाउंट नंबर 1 वाला जब शेयर बेचोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फीफो। क्या आपको ये बात क्लियर है अच्छे से? तो 3 कंसेप्ट बेटा, तीनों कंसेप्ट कोई काम के नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, तीनों कंसेप्ट, और सिंगल लाइन के कंसेप्ट है तीनों। मैं आपको ये भी बता दूं, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को असेट दिया तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या मानोगे, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को असेट दिया तो आप क्या मानोगे, फेयर मार्केट वैल्यू। और तीसरा कंसेप्ट यार, अगर डीमेट अकाउंट के अंदर सिक्योरिटीज डिफरेंट इंटरवल पे डिफरेंट प्राइस पे आ रही होंगी तो बेटा आप उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करोगे एट द टाइम ऑफ सेलिंग, लीफो या फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पता होगा आपने इन्वेंटरी टॉपिक अगर नहीं छोड़ा होगा तो। बेटा एक काम करिए, मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, तो एक काम करिए, ये जो पहला केस है ना, इस पहले केस को एक बार आप लोग देख लीजिए। अच्छा इसको मत देखो, सिर्फ इतना देखना जो मैंने बॉक्स के अंदर रखा है। अच्छा सेक्शन नंबर को बड़े बड़े शब्दों में कट कर देना, कोई काम के नहीं है आपके लिए सेक्शन नंबर, जो सिर्फ मैं बोलूं आपको वो याद रखने।
जो मैं बोलूं आपको वो सेक्शन मुझे मालूम है बेटा कौन से वाले याद रह जाएंगे और कौन से नहीं रहेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत करना, जो मैं आपको बताऊंगा वो वाले याद रखना बस। अच्छा ये 2 लाइन में ये 2 वही तो है यार, पार्टनर ने पार्टनरशिप हमको दिया, कैपिटल गेन आ जाएगा पार्टनर के हाथ में, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। और सेकंड बेटा ये वाला केस भी एक बार देख लो आप, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म टू पार्टनर, कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन द नेम ऑफ फर्म। और क्या ले लोगे आप, फेयर मार्केट वैल्यू। तीसरा कंसेप्ट भी देख लो यार, तीसरा थोड़ा काम का है, तीसरा वाला कंसेप्ट देख लो बेटा। इससे पहले मैं आपसे पूछूं और फिर मैं आपके काम लगाऊं, इससे पहले आप ही देख लो यार। चलिए जल्दी से। अरे यार ये केस नंबर 3 क्लियर है क्या आपको? क्या लिखा है, कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल इन द हेड ऑफ बेनिफिशियल ओनर, मतलब शेयर होल्डर। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। मतलब आप मानोगे जो पहले आया था वो पहले बिका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या ले लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसी के अकॉर्डिंग आप पीरियड ऑफ होल्डिंग। कोई मुझे बता सकता है पीरियड ऑफ होल्डिंग का रिलेवेंस कहां था? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड करने में 1 साल 2 साल 3 साल के क्राइटेरिया होते हैं, वो इट डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। और देखिए क्या लिखा है, मोर देन 1 डीमेट अकाउंट देन फीफो मेथड इज एप्लीकेबल ऑन अकाउंट वाइज। अकाउंट वाइज आपको फीफो मेथड एप्लीकेबल करना पड़ेगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब बेटा प्लीज फोकस करिएगा, जो आप पढ़ने वाले हो पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए। आपने कैपिटल गेन में अभी तक 4 केसेस पढ़े थे एक्सेप्शन के, याद है आपको कौन कौन से 4 केसेस थे? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, और कन्वर्जन वाला केस, कंपल्सरी एक्विजिशन वाला केस, डिस्ट्रक्शन वाला केस, और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो मैंने आपको क्या बताया था, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब बेटा उसके बाद है ना कुछ 2-3 सेक्शन ही आपके और इंपॉर्टेंट आएंगे जो उस लेवल के इंपॉर्टेंट होंगे। एक सेक्शन, वन ऑफ दी सेक्शन इज दिस 50C। ठीक है, 50C भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। एग्जाम में बेटा अगर 4 केसेस नहीं पूछे तो पक्के में आने वाला है 50C। ठीक है, उन 4 में से नहीं पूछा तो कहां से आएगा 50C, बल्कि इसकी चांसेस ज्यादा है। तो इधर ध्यान दीजिएगा। और ये सिंपल एक छोटा सा सेक्शन है, सिंपल सा सेक्शन है। तो सेक्शन 50C, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन। कहीं आपने ये वर्ड तो सुना था, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, बताइए कहां सुना था? देखिए छोड़ूंगा नहीं आज मैं आपको, कहां सुना था आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? कहां सुना था सर? केस नंबर 4 जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जब FBOC लेते हैं तो 2 चीज लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस मनी। याद है आपको? बेटा अगर आप ये बता रहे हैं तो आप गधे हो, क्योंकि ये तो वो है जो मैंने आपको कल पढ़ाया, इसको पढ़ा के तो आज मैं क्लास में आया हूं। मैंने आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आज नहीं बेटा, कैपिटल गेन के स्टार्टिंग लम्हों में भी मैंने आपको कैपिटल गेन बताया था। बताओ मुझे सोच के कहां पर बताया था मैंने आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बच्चे ध्यान देना, सब लोग प्लीज फोकस करना। जिनको ध्यान नहीं है उनके लिए खास तौर पे बेटा, क्योंकि अमेंडमेंट था और अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, अमेंडमेंट से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आप असेट पहले एक्वायर करते हो तो बेटा आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हो, बताइए मुझे? परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। याद है आपको? मैंने आपको वहीं पर बताया था बेटा कि कभी कभी आपको FMV के साथ क्या भी गिवन होगा, SDV। तो मैंने आपको बताया था पहले आप लोअर लोगे, उस लोअर को आप क्या मानोगे, FMV, और उसको आप कंपेयर करोगे परचेज प्राइस से और क्या ले लोगे, हायर। मतलब मैंने आपको सिंगल लेयर ऑफ कंपैरिजन बताया था या डबल लेयर ऑफ कंपैरिजन बताया था? और बेटा डबल लेयर ऑफ कंपैरिजन जब भी था जब SDV गिवन हो। आज तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे SDV गिवन नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर द एग्जांपल आई क्रिएटेड। सिर्फ मैंने जो आपको एग्जांपल सिखाने के लिए दिए थे, उस एग्जांपल के अलावा कभी भी क्वेश्चन में आपने SDV नाम की चीज अभी तक नहीं देखी। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको SDV नाम की चीज ही देखेगी, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 50C पढ़िए क्या लिखा है, देखिए आप, सिर्फ नाम देखिए इसका। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल, और आज मतलब अभी के अभी खत्म भी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस करिएगा बस। सेक्शन 50C स्टैंप ड्यूटी वैल्यू।
क्लास में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती क्या है? देखिए जितना जितना मुझे पता है मैं बता देता हूँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो आप बता देना। बेटा हमारी जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत होती है ना, वो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करती है। उस वैल्यू को बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आप जब भी कोई घर बेचते हो, बेटा मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना सब लोग, जब भी आप कोई घर बेचते हो ना, सुनना इधर ध्यान से प्लीज फोकस करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक सच्चाई है जो आपको पता होना चाहिए दुनिया की। बेटा आपका घर, आप बेच रहे हो घर, सेलिंग प्राइस है आपके घर की 1 करोड़, ठीक है? आपके घर की सेलिंग प्राइस कितनी बेटा? 1 करोड़। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको पता है जब भी आप घर बेचते हो तो आपको लगती है स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपको पता हो तो आप घर बेचते हो तो आपको 11-12% स्टैम्प ड्यूटी नाम का एक टैक्स लगता है, जिसका नाम, अरे यस और नो? बेटा वो सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता, समझना मेरी बात, सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता। सरकार बोलती है, आप सुनना ध्यान से, सरकार बोलती है हम हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू डिसाइड करेंगे जिसका नाम होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। हो सकता है वो आपके घर की हमने कितनी डिसाइड करी हो, 5 करोड़। अगर आपने घर बेचा 1 करोड़ में भी बेचा ना, आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने पे लग जाएगी? 5 करोड़। अगर आपने घर बेटा 8 करोड़ में बेचा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लग जाएगी 8 करोड़। सरकार का कभी नुकसान नहीं होगा बेटा, नुकसान किसका होगा? आपका। समझिए मेरी बात को। अगर 5 करोड़ का घर, प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अगर 5 करोड़ का घर आपने 8 करोड़ में बेचा, एसडीबी 5 करोड़ है, आपने बेचा कितने में है? 8 करोड़। तो सरकार बोलती है आप कितने में एसडीबी पे कर दो? 8 करोड़। प्लीज फोकस के साथ सुन लीजिएगा बात को। अभी मैंने सेक्शन पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, अभी तो मैं आपको मार्केट में बता रहा हूं कि होता क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप घर खरीदते हो, आपको पता होना चाहिए कि एसडीबी किस वैल्यू पे लगती है। तो बेटा 5 करोड़ का घर आप कितने पे खरीद रहे हैं? 8 करोड़। सरकार बोलती है 5 करोड़ का है ना, कोई बात नहीं, आप तो कितने में खरीद रहे हैं? 8 करोड़। तो हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने पे चाहिए? 8 करोड़। लेकिन बेटा यही घर बेटा आपने खरीद लिया 50 लाख में। सरकार बोलती है आप 5 करोड़ के घर को कितने में भी बेचो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम एसडीबी किस पे लेंगे? 5 करोड़। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अब बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको पता है एक प्लानिंग भी चलती है मार्केट में, वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि आप अगर घर वगैरह खरीद रहे होगे तो ऐसा होता है, इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। बेटा यहाँ पर है ना, जैसे आप एक घर खरीदने जा रहे हो, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक घर आप परचेज करना चाहते हो जिसकी एसडीबी है 1 करोड़ रुपए और इसकी सेलिंग प्राइस है 2.5 करोड़। बेटा जनरली ऐसा ही होता है कि एसडीबी कम होती है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है भोपाल में, तो पर्टिकुलरली भोपाल में तो ऐसा ही होता है कि एसडीबी कम होती है और क्या सेलिंग प्राइस क्या होती है? ज्यादा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, हो सकता है बेटा इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2-3 करोड़ हो, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी 20-25 करोड़ से कम में नहीं बिकेगी। अपन एग्जांपल में भले ही 5 करोड़ में बेच देते हैं, लेकिन बेटा जब ये बिकेगी ये 25-30 करोड़ से कम की नहीं है ये प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो बच्चे यहाँ पर पता है होता क्या है, मार्केट में टैक्स बचाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बचाने के लिए, वो जो बिल्डर, वो जो सेलर होता है ना, वो सेलर बुक्स में शो करता है कि हम कितने पे बेच रहे हैं? 1 करोड़। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने पे होती है फिर? 1 करोड़। अब दिक्कत ये है कि अगर आप शो कर रहे हो कि 1 करोड़ पे बेच रहे हो, तो आप बेटा बैंक में पैसा भी कितना ही ले पाओगे? 1 करोड़। तो बेटा 1.5 करोड़ रुपए आप कैसे ले लेते हो? कैश। इलीगल मींस, इसीलिए तो कैश बेटा ब्लॉक होता है, इसीलिए तो कैश का मना होता है, क्योंकि हर इलीगल जगह पे क्या इन्वॉल्व होता है? कैश। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ऐसा ही होता है बेटा, अगर आप एक 20 लाख का भी फ्लैट खरीद रहे हो ना, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख होती है मात्र, और रजिस्ट्री पता है टैक्स बचाने के लिए रजिस्ट्री 5 लाख में होती है और 15 लाख एक्स्ट्रा कैश में पे किया जाता है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? तो बेटा अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता होना चाहिए ये तो होता। अब अपन इसको इनकम टैक्स में देख लेते हैं, व्हाट इज एसडीबी। प्लीज फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको पता है क्या सिखाया? इस सेक्शन में आपको सिखाया कि यार इधर ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, आपके पास है सेलिंग प्राइस और आपके पास है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है? आपके पास सेलिंग प्राइस भी है बेटा और आपके पास क्या भी है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। समझना मेरी बात, आपकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए है बेटा 100 और आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए है 108। प्लीज फोकस करिएगा, एनालिसिस करना है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी? 100, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी? 108। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या सेलिंग प्राइस कम है? क्या एसडीबी ज्यादा है?
तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं, वो कंडीशन बड़ी सिंपल है, सेक्शन बड़ा सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर सेलिंग प्राइस कम हो, अगर सेलिंग प्राइस कम है, आप मुझे बताओ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? यस। अरे अपने एग्जांपल में देखिए ना, सेलिंग प्राइस कम है, अरे यस और नो? तो बेटा अगर सेलिंग प्राइस कम हो और ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, अगर ये 10% से ज्यादा हो, मेरे वर्ड बिल्कुल क्लियर है, 10% नहीं बोल रहा हूं बेटा, 10% से ज्यादा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या बोला? अगर सेलिंग प्राइस कम है और ये जो डिफरेंस है ये 10% से ज्यादा है, तो सरकार बोलती है भाड़ में जाए सेलिंग प्राइस, एसडीबी शैल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। समझिए मेरी बात, एक मिनट मैं आपको लिंक करवाता हूं इसको। पहले तो आप तो बेटा मुझे एक चीज बताइए, सेक्शन नंबर 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी? एफपीओसी, जनरली सेलिंग प्राइस, और अब अपन उसके पढ़ चुके हैं पीछे। अब बेटा कभी भी आप देख लेना, पिछले 4 जो केसेस निकल चुके हैं अभी, आपने आप सेलिंग प्राइस था ही नहीं तो आपने उसको लात मार दी थी। और आज भी अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं 50C, और इससे पहले भी अपन ने वो 2-1 सेक्शन पढ़े जहां पर लिखा कि अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स विल बी एफपीओसी, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विल बी एफपीओसी, यस और नो? अपन पढ़ ही क्या रहे बेटा, एफपीओसी होगा क्या? अपन पढ़ ही क्या रहे हैं कि एफपीओसी क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी सेक्शन पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 50C, और 50C आपसे बोलता है बेटा 50C से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन एकमात्र सेक्शन आएगा जो कि कैपिटल गेन का सबसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है 112A। 50C से इंपॉर्टेंट एकमात्र सेक्शन आएगा जिसका नाम है 112A। 50C के बराबर का एक सेक्शन आएगा 50B। बस ये 3 सेक्शन और बचे हैं आपके इंपॉर्टेंट वाले कैपिटल गेन के, बाकी तो नॉर्मल पार्ट है जो कि मतलब करना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन वो पूछेगा वो पार्ट ये, इसलिए इसको उस हिसाब से समझिएगा सब लोग। तो यार ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि यार पहली बात तो ये बताइए कि आप लोगों का फोकस है अच्छे से क्लास में? तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं बेटा, अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम हो, आप बताइए क्या कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है? यस। और बेटा अगर सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस 10% से ज्यादा हो, तो उस केस में सरकार बोल रही है भाड़ में जाए सेलिंग प्राइस। अरे लेते होगे जनरली सेलिंग प्राइस, लेकिन आज सेलिंग प्राइस नहीं लोगे, आज आपको क्या लेना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अरे यस और नो? तो कंडीशन क्या? देखो मैं आपको बताऊं बेटा, 50C आपको मोटा मोटी 3 या 4 बातें बताएगा, जिसमें पहली बात तो उसने यही बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट इज वेल सबसे सिंपल बात क्या बताई? देखिए ये क्या लिखा है, सेल कंसिडरेशन इज लेस देन एसडीबी। सेल कंसिडरेशन आपकी एसडीबी से कम है, एंड मतलब दोनों चीज होना चाहिए। एसडीबी इज मोर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, मतलब डिफरेंस, अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंस कितने से ज्यादा होना चाहिए? 10% से ज्यादा। तो बेटा उस केस में आप किसको लात मार दोगे? प्लीज मत नोट डाउन करिए, अभी बहुत इसमें अपन को समझना है। इस सेक्शन के अंदर सिंपल सेक्शन है, बहुत सिंपल है, और इस सेक्शन को कभी आप भूलोगे भी नहीं, ये मुझ पे भरोसा रखो, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो आप बिना पढ़े भी याद रख लोगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतना है और उस पर अपन इतना समझने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया? एक चीज मैंने आपको एक बात बताई कि आपको वो क्लियर है। चलिए इसको हटा के क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दूं आपको? चलो आप तो एक काम करो, ये छोड़ो ये सब, आप तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करो। बेटा सेलिंग प्राइस 100 है, एसडीबी 109 है, बताइए एफवीओसी क्या लोगे? सर सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस कम है, यस। क्या डिफरेंस भी 10% से ज्यादा है? यस। ओ नो, है ना? और लेकर क्या था? एंड मतलब दोनों होना चाहिए। आप मुझे बताओ अगर एक ही हो रही है तो आप क्या ले लोगे? सेलिंग प्राइस, मतलब एफवीओसी विल बी 100 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, जो कि सेलिंग प्राइस थी वही आपकी क्या हो जाएगी? एफवीओसी। अरे यस और नो? नीचे बहुत अच्छा एनालिसिस इसका दिया हुआ है, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नीचे दिया हुआ है सब, नीचे दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है बेटा, पूरा बहुत अच्छा दिया हुआ है। अभी मैं इतने अच्छे से बता नहीं रहा हूं, उतने अच्छे से दिया हुआ है वहां पर। तो यहां पर एक और एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, 111। अब बताओ मुझे, एक सेकेंड, क्या सेलिंग प्राइस आज भी कम है? यस। क्या डिफरेंस भी 10% से ज्यादा है? यस। और बेटा जब भी ऐसा हो जाए तो अब आप गए काम से, अब क्या लगने वाला है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यस और नो? किस किस को एब्सोल्युटली क्लियर है ये चीज? एक तीसरा केस, एक बारीक केस। देखो केस तो कुछ है नहीं, केस तो इतना सा सिंपल सा है, बस एक केस में आपको मतलब मैं एक बारीक केस आपसे पूछ रहा हूं, वो मुझे उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए।
ये हटा देता हूं सब कुछ। यहाँ पर बेटा सेल 100 है, मतलब सेलिंग प्राइस 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 है। एक सेकेंड, एक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा ध्यान से सुनना, 50C में जल्दबाजी मत करना। क्या सेलिंग प्राइस कम है? यस। लेकिन क्या एसडीबी और उसका डिफरेंस 10% से ज्यादा है? एक सेकेंड, यहां पर लिख देता हूं 10% प्लस। 10% नहीं बोला था बेटा, 10 से ज्यादा बोला था, ध्यान रखना। आपको पता है यहां पर जो डिफरेंस है एग्जैक्टली 10% है। एग्जैक्टली नहीं बोला था बेटा, क्या बोला था? 10% से ज्यादा। तो भैया 10% से ज्यादा नहीं है, इसलिए आप क्या ले लोगे? आप ले लोगे 100। किस किस को ये एग्जांपल क्लियर है बहुत अच्छे से? पक्का? चलिए तो एक काम करिए, ध्यान से सुनिए। चलो ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको। ये तो एक चीज थी जो सिंपल सी इसने बताई बेटा, दो और छोटी छोटी सी सिंपल सी बातें बताएगा 50C। एक चीज तो सबको क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड कौन करता है? प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ रहे हो, बहुत काम का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड कौन करता है? लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट बोल सकता हूँ क्या शॉर्ट में? प्यार से गवर्नमेंट बोल सकता हूँ? यस। अरे हाँ या ना? लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट। अपने बेटा इंडिया फेडरल सिस्टम पे चलता है, फेडरल, शायद उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, जहां पर केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है, मतलब 3 सरकारें होती हैं हमारे यहाँ। समझ रहे हैं मेरी बात? शायद इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, जितना मुझे ध्यान है। तो बेटा यहां पर प्लीज फोकस करिएगा, एक चीज तो वही जो अभी आपने पढ़ी। अब दूसरी चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दूसरी चीज बड़ी सिंपल सी चीज है, एक उसके लिए आपके एग्जांपल लूंगा। बस आप ये ध्यान रखना दूसरी चीज के लिए कि यार एसडीबी डिसाइड कौन करता है? लोकल अथॉरिटी, है ना? है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन डिसाइड करता है बेटा? लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बेटा जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड करती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वो यूनिफॉर्मली आती है एक जगह पे, चेक करती है कि वहां क्या रेट होना चाहिए, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, और बेटा वो वहां पर रेट डिसाइड करके चली जाती है कि इस जैसे एमपी नगर का ये वाला एरिया है मान लीजिए, वो डिसाइड करके चली जाएगी कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो यार अगर कोई घर 1,000 स्क्वायर फीट का है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, और कोई घर बेटा अगर 5,000 स्क्वायर फीट का है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बस मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट एक एक घर को आके वैल्यू नहीं करती बेटा, गवर्नमेंट एक एरिया को आके वैल्यू करती है। एरिया छोटा हो सकता है, एरिया हो सकता है सिर्फ इतने एरिया की उसने डिसाइड करी जो आपकी नजरों में दिखता है एमपी नगर में। समझ रहे क्या मेरी बात? बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक एक घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करती, वो एक एरिया की करती है। आप मुझे बताइए, एपीटी के साइड में एक बिल्डिंग, एपीटी छोड़ो, अपन एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे। एक बेटा एक जगह है जिसकी एसडीबी सरकार ने डिसाइड करी है, उसमें एक बिल्डिंग ये है और एक ये है। सब लोग समझना मेरी बात को। एक जगह है जिसकी बेटा दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, इस वाली की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सरकार के अकॉर्डिंग 5 करोड़ और इस वाली की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सरकार के अकॉर्डिंग 5 करोड़। क्योंकि सरकार ने तो बेटा साथ अगर कोई चीज देखी होगी तो वो कोई अलग अलग थोड़ी कर रही है, उसने दोनों का क्या ही डिसाइड करा होगा, अगर वो सेम है तो 5 करोड़। क्या आपको एग्री करते हैं इस बात से? यस। अब बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, हो सकता है यहां पर इस वाली बिल्डिंग के अंदर बेटा भूत हो। समझना मेरी बात ध्यान से बेटा, सरकार तो आई एक यूनिफॉर्म बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता के चली गई, लेकिन आप मुझे बताओ क्या हर घर की वैल्यू बराबर होती होगी या किसी घर में भूत भी हो सकते हैं यार? अरे समझो ना मेरी बात, आप बेचने जाओगे, पता है इस घर में बेटा, मान लीजिए इस घर में जैसे ही कोई भी कपल आता है ना, ये छोड़ो यार अपन एग्जांपल ही चेंज कर लेते हैं, बेटा इस घर में भूत है। अच्छा प्लीज फोकस करिएगा सभी बच्चे, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपके पास बेटा 2 घर ऑप्शन में है, आप लोग के पास 2 घर ऑप्शन में, दोनों घर आपको 5-5 करोड़ में मिल रहे हैं, एक विद भूत है और एक विदाउट भूत है, कौन सा वाला लेना प्रेफर करोगे? तो आप मुझे एक चीज बताओ, बस मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपके दिल में सिर्फ एक
दिल और आपके दिमाग में एक छोटी सी बात डालना चाहता था। आप मुझे बस ये बता दीजिए, क्या जरूरी है कि आपके घर की और आपके पड़ोस वाले घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बराबर हो या चेंज हो सकती है? अरे हो सकता है बेटा आपके घर में भूत भी हो और इधर से नाला भी आपके घर में ही आके उतरता हो। ये आ रहा है नाला, समझिए मेरी बात प्लीज। देखिए मैं जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। ध्यान से सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर की वैल्यू और आपके साइड वाले घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग हो? यस। अगर बेटा ऐसा होता है और अगर ऐसा आपको लगता है, अगर ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं, आपके पास एक रेमेडी है। प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसके घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, सबका फोकस अच्छे से होना चाहिए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसके घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, सरकार ज्यादा बता रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम है, तो बेटा, और अगर उसने कहीं अपील नहीं की है ना, अगर वो केस अनडिस्प्यूटेड है, मतलब कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो उस केस में बेटा आप क्या कर सकते हो, आप असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हो। किसको एप्लीकेशन दे सकते हो? असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन कि आप मेरे घर की वैल्यू करवाइए। आप असेसिंग ऑफिसर से बोल सकते हो कि आप मेरे घर की क्या करवाइए है? वैल्यू। बेटा असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा आपने कहीं उसको डिस्प्यूट तो नहीं किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि अगर डिस्प्यूटेड मैटर होगा, कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा होगा, तो बेटा असेसिंग ऑफिसर छोटी चीज है, वो फिर उसमें हाथ नहीं डालेगा। अगर वो अनडिस्प्यूटेड मैटर होगा तो बेटा असेसिंग ऑफिसर आपके केस के लिए एक वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर मतलब वो ऑफिसर जो आएगा आपके घर की क्या चेक करेगा? वैल्यू। बेटा जैसे ही वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा इस घर में, जैसे ही वो एंटर करेगा बेटा इस वाले घर के अंदर, तो जैसे ही यहां आया वो यहां से उड़ के जाके गिरा वहां, वहां से उड़ के आके गिरा यहां, तो क्या उसको अपने आप पता चल जाएगा कि इस घर की वैल्यू कम है? यस। अरे यस और नो? समझिए मेरी बात को। वैल्यूएशन ऑफिसर आपके घर की वैल्यू करने आया और बेटा उसको पता चल गया कि नहीं नहीं इस घर की वैल्यू कम है, आज के बाद तो वैल्यू करने भी नहीं आऊंगा इस घर को। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अभी तक मैंने जो आपको बताया उसके बेसिस पे प्लीज फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट है। असेसिंग ऑफिसर, अगर बेटा असेसी को लगता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर असेसी को लगता है कि उसके घर की वैल्यू कम है, सरकार ज्यादा बोल रही है कम है, ही कैन मेक एप्लीकेशन टू असेसिंग ऑफिसर। वो किसके पास जाएगा? असेसिंग ऑफिसर। बेटा असेसिंग ऑफिसर को काम नहीं करना, काम किसको करना है? वैल्यूएशन ऑफिसर। लेकिन प्रोसीजर होता है, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर किसको अपॉइंट करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर आके आपके घर की क्या चेक करेगा? वैल्यू। तो बेटा जब वैल्यूएशन ऑफिसर आपके घर की वैल्यू चेक करेगा और आपके घर में भूत होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, नाला वगैरह होगा, तो बेटा उसको पता चल जाएगा कि आपके घर की वैल्यू कम है। यस और नो? मान लीजिए बेटा असेसिंग ऑफिसर ने इस घर की वैल्यू, ये जो भूत वाला घर है ना, इस घर की वैल्यू निकाल दी 5 लाख रुपए। इतना पीटा है इसको भूत ने कि असेसिंग ऑफिसर ने इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी? 5 लाख। सरकार बोलती है कि अगर ऐसा होता है कि आप रिवैल्यू करवा रहे हो हमारे ही प्रोविजन 50C को यूज करते हुए, और बेटा अगर जो वैल्यूएशन ऑफिसर आया उसने वैल्यू को कम कर दिया है, उसने वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है, तो रिड्यूस्ड वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आप मुझे बताओ ना, इस वाले घर की फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप 5 करोड़ मानोगे या 5 लाख मानोगे? आप क्या मान लोगे बेटा? 5 लाख। आपको पता है मैं क्या बता रहा हूं, रेलेवेंट एसडीपी कौन सी? और यार अगर आपको लगता है कि आपकी एसडीपी गलत है, इन्फ्लेटेड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो एओ के पास। एओ किसको अपॉइंट करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर को। आपके घर का रीवैल्यूएशन किया जाएगा और रीवैल्यूएशन करने के बाद एक वैल्यू निकल कर आएगी। अगर बेटा वो वैल्यू कम है तो आप उस कम वाली वैल्यू को कंसीडर कर लेना। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक और चेंज कर रहा हूं, एक छोटा सा चेंज। बेटा वैल्यूएशन ऑफिसर आया, आपके घर की वैल्यू चेक कर रहे हैं, और वो बहुत एडवेंचर वाला पर्सन था, है ना। उसने भूत के साथ कुश्ती करी, लड़ाई करी, बॉक्सिंग करी और उसको मजा आ गया। उसने उस घर की वैल्यू बढ़ा के कर दी 7 करोड़। अब मुझे एक चीज आंसर करिए, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। आप मुझे एक चीज आंसर करिए बेटा, क्या यहाँ पर आपकी इंटेंशन वैल्यू को बढ़वाना था या कम करवाना था? कम करवाना था। तो बेटा कम हो जाए तो कंसीडर कर लेना, अगर बढ़ जाए तो क्या कर देना? इग्नोर। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? तो बेटा सेक्शन 50C में मैंने आपको अभी तक 2 चीज पढ़ाई, एक तीसरी चीज और पढ़ाऊंगा। पहले 2 चीज क्या पढ़ाई है, पहले अपन वो देख लेते हैं। पहली चीज जो पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सेलिंग प्राइस कम है और डिफरेंस कितने से, अगर सेलिंग प्राइस कम है एंड, और नहीं, अगर सेलिंग प्राइस कम है एंड डिफरेंस 10% से ज्यादा है, तो उस केस में आप किसको कंसीडर करोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू।
क्या आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? यस। सेकेंड चीज बेटा मैंने जो आपको बताई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो नहीं है जो सरकार क्लेम कर रही है, तो यू कैन मेक एप्लीकेशन टू असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर शाल अपॉइंट, किसको अपॉइंट करेगा बेटा? वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा आपके घर की, क्या करेगा? वैल्यूएशन। अगर बेटा उसने वैल्यूएशन कम कर दी तो आप कंसीडर कर लेना, बढ़ा दी तो आप क्या कर दोगे? इग्नोर। क्या आपको ये बात क्लियर है? किस किस बच्चे को पॉइंट नंबर 2 वाली बात क्लियर है? चलिए अब तीसरी चीज, पहले तो मैं देख लूं तीसरा है क्या। ये हो गई बेटा पहली चीज, ये हो गई दूसरी चीज, और अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी चीज। अच्छा सुनिए ध्यान से, अभी मैंने आपको 2 बातें बताई है, जिसमें पहली वाली बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेटा दूसरी वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरी वाली बात, पहली और तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी बात पे फोकस करना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट जो अपन ने पहले पढ़ा वो तो लगता ही है, उसके साथ तीसरी वाली चीज भी लगती है। सेकंड वाली चीज तो रेयरली लग सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 50C। तो बच्चे ध्यान देना, कभी कभी मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपके साथ क्या प्रॉब्लम जाएगी, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। बेटा कभी कभी ये प्रॉब्लम जाएगी, आप मुझे एक चीज बताओ, घर बेचने में बेटा मतलब 2-3 दिन लगते हैं, या फिर हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। बड़ी चीज है बेटा, घर बड़ी चीज होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है 1 ही दिन में भी बिक जाए, हो सकता है, इट इज मतलब हर चीज पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली जनरली बेटा मैं आपको बता दूं 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल का टाइम लग जाता है घर बेचते बेचते, प्रॉपर्टी बेचते बेचते। अब उस अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले बेटा क्योंकि घर बेचने में टाइम लगता है, तो सबसे पहले किया जाता है एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट किया जाता है कि मैं आपको ये घर बेचने वाला हूं इतने करोड़ रुपए में। टाइम लगता है बेटा, लोग पैसा अरेंज करने में भी टाइम लगता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, सब में टाइम लगता है। तो सबसे पहले क्या, अगर टाइम लगता है तो बेटा, अगर टाइम नहीं लग रहा तो आप इमीडिएटली सेल भी कर देते हो, लेकिन जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टाइम लगता है। तो बेटा सबसे पहले होता है आप लोग का एग्रीमेंट। किसका एग्रीमेंट होता होगा? बायर और सेलर का। उसमें डिसाइड होता होगा शायद प्राइस वगैरह। अरे यस और नो, प्रॉपर्टी डिसाइड होती होगी कि मैं आपकी ये वाली प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, इतने प्राइस पे खरीद रहा हूं। अरे यस और नो। फिर एक होती है बेटा एग्रीमेंट के अलावा, एक होती है आपकी ट्रांसफर की डेट। मतलब बेटा एक वो तारीख आती होगी जिस दिन सही में आपका घर बिक जाता होगा, सही में आपका घर सेल हो जाता होगा। यस और नो? यस, अरे हाँ या ना? तो बेटा एक हो गई आपकी ट्रांसफर की डेट। खरीदने के बाद बेटा कभी ना कभी ऐसा भी होता होगा कि आप उस घर में आके रहने लगते होगे, आपको पोजीशन उस घर का मिल जाता होगा, तो एक और कौन सी डेट हो गई आपकी? पोजीशन की डेट। आपकी कितनी डेट हो चुकी है बेटा? 3 डेट। एग्जाम में वो आपको क्या करने वाला है ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम में वो ऐसा ही करेगा। एग्जाम में वो आपको करेगा बेटा इस दिन की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देगा, इस दिन की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देगा, और इस दिन की भी दे देगा। उसका कुछ नहीं जा रहा बेटा, जाएगा सब कुछ हमारा। वो हमें क्या दे देगा? मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज। समझना मेरी बात। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2। केस नंबर 2 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप चेंज करवा रहे थे, यहाँ आप चेंज नहीं करवा रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि बेटा हो सकता है अग्रीमेंट हुआ हो 2019-20 में, 19-20 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए रही हो 1 करोड़, और बेटा हो सकता है ट्रांसफर हुआ हो 22-23 में, 22-23 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रही हो सकता है 2.5 करोड़। अरे कुछ भी हो सकता है ना यार, सरकार चेंज कर सकती है ना वैल्यू। और बेटा हो सकता है पोजीशन भी 22-23 में दिया हो, या फिर 23-24 में दिया हो, जिस दिन वैल्यू रही हो 3 करोड़। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये पोजीशन वाली को तो आप लात मार दो। कौन सी वाली? तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई, पोजीशन वाली। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, पोजीशन वाली। अब बची कितनी? 2, एग्रीमेंट वाली और अच्छा कोई मुझे ट्रांसफर की डेट बताएगा? जिस दिन रजिस्ट्री होती होगी उसी दिन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाती होगी यार। यस और नो? समझिए ना मेरी बात को। जिस दिन रजिस्ट्री, जिस दिन बेटा मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देता हूं, वही क्या हो जाती होगी? डेट ऑफ ट्रांसफर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कौन सी वाली हो गया आप समझिए मेरी बात। जिस दिन आप बेच रहे थे उस दिन 1 करोड़ थी, एकदम से बढ़ के कितनी हो गई? 2.5 करोड़। और पता है आप मुझे बताओ ना,
एग्रीमेंट भी किस साल हुआ होगा? एक सेकेंड, आप एक चीज लॉजिकली सोचिएगा प्लीज, एक चीज लॉजिकली सोचिएगा, आप मुझे बताओ ना एग्रीमेंट किस साल हुआ होगा? सर एग्रीमेंट 19-20 में हुआ होगा, और हो सकता है सर एग्रीमेंट हुआ हो 98 लाख रुपीस पर, मतलब सेलिंग प्राइस कितना? 98 लाख, क्योंकि बेटा सेलिंग प्राइस तो कब ही डिसाइड हो गया होगा? एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। अरे यार यस और नो? एग्रीमेंट हो ही क्यों रहा था कि ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा, इतने में खरीदूंगा, यस और नो? तो बेटा एग्रीमेंट हुआ है 19-20 में, 19-20 में सरकार की वैल्यू 1 करोड़ थी, तो हो सकता है उसी के आसपास आपकी क्या रही हो सेलिंग प्राइस, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन हो सकता है आसपास उसकी क्या रही हो सेलिंग प्राइस, यस और नो? यस। मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, इस प्रॉपर्टी को जो बेच रहा है सेलर, और इधर है बायर, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर ये जो सेलर प्रॉपर्टी बेच रहा है, किसके हाथ में कैपिटल गेन आएगा? सेलर के हाथ में, क्योंकि कैपिटल गेन हमेशा आता है ट्रांसफर करने वाले के हाथ में। किस सेक्शन के पास जाते हैं? सेक्शन नंबर 48। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में सेक्शन 50C लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब भी गिवन होगी बेटा एक सेक्शन लगेगा 50C। पहला केस हमेशा लगता है 50C में, पहला केस हमेशा लगेगा क्या सेलिंग प्राइस कम है? यस। अगर हाँ तो आप चेक करिए क्या डिफरेंस भी 10% से ज्यादा है। अगर बेटा दोनों चीज हाँ हो जाती है तो उस केस में आप एफवीओसी में क्या ले लेते हो? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मेरा आपसे क्वेश्चन तो यही है, 1 करोड़ लूं या फिर 2.5 करोड़? और आपको समझ तो आ रहा होगा बेटा, कोई मजाक नहीं चल रहा है, 1 करोड़ 2.5 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप समझिए ना, 1.5 करोड़ पे कैपिटल गेन लग जाएगा, आपके काम लग जाएंगे उसमें। और जबकि ध्यान से सुनना बेटा, आपने प्रॉपर्टी मात्र पता है कितने में बेची है, और आपको टैक्स कितने पे लग सकता है? 2.5 करोड़। क्या आपको डर सता रहा है? यस और नो? समझिए मेरी बात को, सब लोग फोकस करिए, ये आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब देखिए आप जिस टाइम आपने बेचा, जिस टाइम आपने एग्रीमेंट करा, उस टाइम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़, आपने उसी के बेसिस पे प्राइस डिसाइड कर दिया 98 लाख। 1-2 साल में जो भी साल है, बेचते बेचते बेटा टाइम लगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5 करोड़। तो ऐसा थोड़ी कि बेचते बेचते टाइम लग जाएगा तो वो भी हमें ज्यादा पैसे देगा, वो तो कितने ही देगा बेटा? 98 लाख। अरे वो तो कितने देगा? 98 लाख। दिक्कत ये है, अगर हमने ये वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर कर लिया तो हो सकता है जितना हमने जितने की बेची उतना तो टैक्स ही लग जाए। 2.5 करोड़ पे टैक्स निकालो तो यार, हो सकता है जितने की बेची उतना क्या ही लग जाए? टैक्स। अब इस बेसिस पे जो मैंने अभी तक आपको घुमाया है, कंफ्यूज किया है, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं, आप मुझे बताइए किस वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए? मतलब 98 लाख को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, वो तो सिर्फ आपकी समझाने के लिए दिया था। आपको सिर्फ एसडीबी के अकॉर्डिंग आंसर करो, 1 या 2.5? आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल आप जो मैंने पढ़ाया एज इट इज उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो। वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको 98 लाख का एग्जांपल दिया है। आप तो बेटा सिर्फ एसडीबी को देखते हुए आंसर करो, 1 करोड़ या 2.5 करोड़? तो बेटा आज के बाद आपको ध्यान रखना है 1 करोड़ नहीं, ठीक है? आज के बाद आपको ध्यान रखना है 1 करोड़ नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है मैं बता रहा हूँ, फोकस करिएगा। आपको नहीं पता था, मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था, ध्यान से सुन लीजिए। समझ गए होंगे अब, लेकिन अभी नहीं समझे। अगर आप सोच रहे हैं समझ गए तो अभी नहीं समझे। अब प्लीज फोकस करिएगा, बारीक पॉइंट है, सबका ध्यान होना चाहिए। टैक्स की प्लानिंग भी है, आगे जाके सीए बनोगे, करोड़ों रुपए यहीं से छाप सकते हो। ध्यान से सुनना सभी लोग, सरकार बोलती है, आप मुझे बताओ ना बेटा, सब लोग का प्लीज फोकस होना चाहिए, सब लोग प्लीज इधर ध्यान देना सब लोग। आप मुझे बताओ ट्रांसफर कौन से साल हुआ है? रजिस्ट्री वाले ईयर, जो कि कौन सा था? 22-23। इंडेक्सेशन कब तक करते हो? ट्रांसफर तक। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कौन सी लेना चाहिए? ट्रांसफर डेट की। अरे यस और नो? इमोशंस पे नहीं जाना है बेटा, इमोशंस पे नहीं जाना है। कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहिए? रजिस्ट्री वाली। कौन सी वाली लेना चाहिए? रजिस्ट्री वाली। ध्यान से सुनिएगा, आपको रजिस्ट्री वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेनी है। आप एग्रीमेंट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी ले सकते हो। इधर प्लीज फोकस करिएगा सभी बच्चे। अब बेटा प्लीज फोकस करना, मैं कंक्लूड कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट है ये, और कंफ्यूजिंग भी है, और इसका आंसर इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हो कि मैंने बोल दिया एग्रीमेंट तो आपने बोल दिया एग्रीमेंट, मैंने बोल दिया रजिस्ट्री तो आपने बोल दिया रजिस्ट्री। नहीं, इधर ध्यान दे दीजिए सभी लोग। जनरली अगर नॉर्मल केस में सोचे तो आपको बताइए ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेना चाहिए? रजिस्ट्री वाली, क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर की लेना चाहिए यार। बिल्कुल सही है आप, लेकिन बेटा सरकार ने आपसे बोला, सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दिया कि आप एग्रीमेंट वाली डेट की भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड एक चीज है, एक कंडीशन है
समझना मेरी बात। जनरली आपको विदाउट एनी कंडीशन आपको कौन सी वाली एसडीवी लेनी है, रजिस्ट्री वाली, मतलब कौन सी वाली, 2.5 करोड़ विदाउट कंडीशन आप ले सकते हो। अगर आप 1 करोड़ लेना चाहते हो तो सरकार ने बोला ले सकते हो आप 1 करोड़, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो सरकार बोलेगी ले सकते हो आप एग्रीमेंट डेट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, लेकिन आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सही में एग्रीमेंट कब हुआ था, 19-20 में। समझिए मेरी बात को, टैक्स की प्लानिंग। टैक्स की प्लानिंग क्या है बेटा, आप तो बोलते हो कि एग्रीमेंट हुआ था 2005-6 में जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 20 लाख रुपए। समझिए मेरी बात को, आप तो क्या बोल दोगे एग्रीमेंट कब हुआ था 2005-6 में, और 5-6 में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए रही थी 20 लाख रुपए। आप समझिए क्या आप यहाँ पर टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो? यस, इसीलिए सरकार बोल रही है कि हम आपको एग्रीमेंट डेट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देंगे, हमें पता है आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आप हमें प्रूव कर दीजिए कि उस दिन आपका क्या हुआ था एग्रीमेंट। क्योंकि आप तो पता चल रहा है किसी भी साल का एग्रीमेंट बनवा दोगे और बोलोगे कि यार इस दिन क्या हुआ था यार एग्रीमेंट, और हमें कौन सी वाली एसडीवी का बेनिफिट दिया था इस साल वाली का, यस और नो। अब बेटा एक और चीज सर, एक बार फिर बेटा अभी बताने दो, अभी तो बता ही नहीं यार किसी को मैंने, बोले एक बार फिर से पॉइंट नंबर 3 बता रहे थे बच्चे, ध्यान से सुनना। जनरली आप क्या लोगे, कौन सी वाली लोगे, जनरली रजिस्ट्री वाली, लेकिन बेटा आप एग्रीमेंट डेट वाली भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा एग्रीमेंट। और बेटा प्रूव करने का भी तरीका सरकार ने आपके हवाले नहीं करा, सरकार ने बता दिया कैसे प्रूव करना पड़ेगा। सरकार ने बता दिया बेटा आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ पैसा एग्रीमेंट डेट पे रिसीव होना चाहिए। समझिए मेरी बात को, आप बेटा आप अपने बैंक स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो वहां पर जाके। सरकार ने क्या बोला, अगर आपका 19-20 में एग्रीमेंट हुआ था हम आपको 19-20 का बेनिफिट देंगे, लेकिन सम अमाउंट, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 1 रुपए हो बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट आपका किस दिन रिसीव होना चाहिए, एग्रीमेंट वाली डेट पे, और कैश में नहीं। आप समझ गए होंगे कैश में क्यों नहीं, बेटा कैश तो आपका है, कैश तो आपका है, पूरे इलीगल काम कहाँ ही होते हैं कैश में। तो सरकार ने बेटा आपसे क्या बोला, हम बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, सरकार ने बोला हम आपको एग्रीमेंट की डेट का बेनिफिट देंगे, प्रोवाइडेड आप एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, आप उस दिन पैसा रिसीव कर लेना बैंकिंग मोड से। और बेटा बैंकिंग मोड के अंदर सब कुछ आ जाता है आपका, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वो पता नहीं 3 अलग अलग नाम, टेलीफोन बैंकिंग, ये 4 तो ये होगा। इसके बाद बेटा भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, समझ रहे हैं मेरी बात, एनईएफटी, आरटीजीएस, इसी सब एक ही होता है बेटा, वो एक ही एक चीजें बार बार बोलते रहते हो। इंटरनेट बैंकिंग में भी तो एनईएफटी, आरटीजीएस ही होता है। तो ध्यान से सुनना, बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात, सिंपल बात, सटीक बात, कुछ ना कुछ पैसा आपके बैंकिंग मोड से, कैश मोड नहीं, कौन सा मोड, बैंकिंग मोड, किस दिन रिसीव होना चाहिए, एग्रीमेंट के दिन। अगर रिसीव हो गया, भले ही चाहे 1 रुपए है, भले ही चाहे 1 रुपए है, अगर रिसीव हो गया तो आपको कौन सा बेनिफिट दे देगी सरकार, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब 1 करोड़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 करोड़ ऐसा नहीं सरकार आपको देगी, 1 करोड़ आपको कैलकुलेट करने में यूज करने को देगी। समझ रहे हैं क्या आप लोग? अब बेटा टैक्स की प्लानिंग, जो कि एक बहुत ही शानदार प्लानिंग है आपके लिए बेटा, ये रेलेवेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप सीए बनने के बाद कुछ काम करोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काम की है। बेटा जब बैंक से पैसा आता है ना बैंक अकाउंट के अंदर, आप कितने ही ट्रांजेक्शन कितने सारे कर लेते हो और उस पर कोई लिखा थोड़ी होता है, ज्यादातर ट्रांजेक्शन में कुछ तो भी लिखा होता है। आपको पता है बैंक भी नहीं बता पाती कि वो पैसा कहां से आया था। समझिए मेरी बात को, तो आप किसी भी एंट्री को दिखा सकते हो कि ये एग्रीमेंट डेट पे आया था पैसा। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा किया जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, आप पता है किसी भी डेट को 19-20 में कोई भी डेट पे आपको कुछ, अरे यार आप मुझे बता दो ना करंट ईयर में कितने ही ट्रांजेक्शन आपने ऐसे कर दिए बेटा, अगर मैं आपको आपका बैंक स्टेटमेंट दे दूं ना, आप नहीं बता पाओगे ये पैसा कहां गया था, कहां से आया। बहुत सारे बता दोगे, लेकिन बहुत जितने बता दोगे उससे ज्यादा नहीं बता पाओगे आप। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बेटा हम लोग क्या करते हैं एज अ सीए, ये पैसा आया था एग्रीमेंट डेट पे, तो ये एग्रीमेंट, आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात, प्लानिंग समझ गए? चलिए आप बेटा एक सेकंड, तो इधर ध्यान दीजिए सभी लोग फोकस के साथ। सबसे पहले तो सेक्शन 50C को कंक्लूड करते हैं अपन, सबका ध्यान है अच्छे से? चलिए सेक्शन 50C, 3 बातें बेटा सेक्शन 50C ने आपको बताई। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करना है, कब करना है, आप मुझे आंसर करिए। जब सेलिंग प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस और एसडीपी का डिफरेंस 10% से ज्यादा हो। जब सेलिंग प्राइस कम हो और उन दोनों का डिफरेंस 10% से ज्यादा हो, आप सेलिंग प्राइस को लात मारोगे और किसको कंसीडर कर लोगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू।
क्लियर है आपको ये बात? ये बात आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि जब भी सेलिंग प्राइस कम होगी और बेटा सेलिंग प्राइस एसडीवी से 10% से ज्यादा कम होगी, मतलब डिफरेंस कितने से ज्यादा होगा? 10% से ज्यादा, तो भाड़ में जाए सेलिंग प्राइस, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्लियर है पहली चीज? सेकंड चीज बेटा ध्यान से सुनना। सेकंड चीज के अंदर मैंने आपको बताया, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उतनी नहीं जितनी सरकार क्लेम कर रही है, तो यू कैन मेक एप्लीकेशन टू असेसिंग ऑफिसर। किसको एप्लीकेशन दोगे? असेसिंग ऑफिसर। वो किसको अपॉइंट करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर आके बेटा वैल्यू करेगा आपके घर की, वैल्यूएशन ऑफिसर आके आपके घर की वैल्यू करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर उसने वैल्यू को कम कर दिया तो कंसीडर करना, अगर उसने वैल्यू को बढ़ा दिया तो इग्नोर करना। दिस इज, अगर बेटा पूछा नहीं जाता है पॉइंट नंबर 2, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो उलझाना चाहे तो उलझा देगा आपको, और उलझा पता है कहां पर देगा? वैल्यूएशन ऑफिसर नई वैल्यू लेके आएगा जो ज्यादा हो सकती है। आप पता है आप शायद उस नई वाली वैल्यू को कंसीडर कर लोगे इमोशंस में, लेकिन नहीं करना, क्योंकि आप किस वजह से गए थे? कम करवाने की वजह से। तो कम हो जाए तो कंसीडर करना बेटा, अगर बढ़ जाए तो आप उसको क्या कर दोगे? इग्नोर। पॉइंट नंबर 3, मतलब जो तीसरी बात हमें सेक्शन 50C ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन उसमें क्या बताया कि भैया एग्रीमेंट, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डेट की क्या गिवन हो सकती है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। जनरली विदाउट एनी कंडीशन आपको कौन सी वाली लेनी है बेटा? रजिस्ट्री डेट, क्योंकि आज तक यही होता आया है। आज तक आप कौन सी ट्रांसफर की डेट की ही वैल्यू को कंसीडर करते थे, तो बेटा आप जनरली बेटा, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपको कौन सी वाली लेनी थी? रजिस्ट्री वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। लेकिन आप एग्रीमेंट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपने कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया हो थ्रू बैंकिंग मोड, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ईसीएस। अरे यस और नो? गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, एटसेट्रा, पेटीएम, सबको क्लियर है ये चीज? तो बेटा 3 बातें मैंने आपको बताई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही सिंपल सी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 50C के पर्पस से आपके लिए। बेटा 50C देखिए, सबसे पहली लाइन मैंने आपको शायद मिस करवाई थी, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। बेटा ये 50C लगेगा किस केस में? क्या कह सकता हूं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा लैंड बिल्डिंग बोथ को, प्लॉट भी ले लेना, बंगलो भी ले लेना, फ्लैट भी ले लेना, समझिए मेरी बात को, समझिए मेरी बात को। कभी भी कार की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं होगी, कभी भी कार की, मोबाइल की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं होगी, ज्वेलरी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं होगी बच्चे। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सिर्फ किसकी होगी? या तो लैंड, या फिर बिल्डिंग, या फिर बोथ। बेटा लैंड के अंदर प्लॉट भी आता है, बिल्डिंग के अंदर फ्लैट भी आता है, बंगलो भी आता है, शॉप्स भी आती है, सब कुछ आता है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अगर मैं सिंपल वर्ड में कंक्लूड करना चाहूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही 50C लगता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको बता दूं, मैंने आपको कैपिटल गेन स्टार्ट होते टाइम बताया था, या तो आपसे शेयर्स वगैरह, मतलब सिक्योरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 112A लगता है जनरली, और ये आपसे पूछेगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कौन सा लग जाएगा? 50C। और मैंने आपको बताया था 2 ही जगह से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है, इसीलिए ये 2 सेक्शन आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज 50C एंड अनदर वन इज 112A। बेटा 112A आप बहुत लास्ट में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जितना लास्ट में पढ़ोगे वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आपके लिए। सबसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है 112A, जब भी आप पढ़ो ध्यान रखना। क्लियर है आपको ये चीज? तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, एक बार प्लीज पार्टिसिपेट करते, छोड़ो एक काम करते हैं, छोड़ो 50C को 2 मिनट के लिए अपन छोड़ते हैं। आपको आई होप 50C क्लियर होगा। एक बार हाथ उठा के बता दें 50C किस किस को क्लियर है। चलिए अब बेटा 2 छोटे से लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन और अपन डिस्कस करेंगे, इसके बाद अपन अभी तक जो भी पढ़ा है इसको कंक्लूड करेंगे बहुत अच्छे से। प्लीज फोकस करिएगा। 50C के बाद आप मुझे बताइए ना, 50C के बाद अगर सरकार को सेक्शन बनाना होगा तो कौन सा बनाएगी? 50D। 50C के बाद बेटा कौन सा सेक्शन बनना चाहिए? 50D। ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा आप सोचते हो लेकिन सरकार के पास जगह की कमी थी इसलिए उसने बना दिया 50CA। और इस सेक्शन को आप इसलिए भी याद रख पाओगे, शायद यही बनने आप निकले हो CA, तो 50CA। बेटा ध्यान से सुनना, ये आपको 1-2 बातें बतानी है मुझे, छोटी सी बातें, इसके बाद कंक्लूड करना है। वो कंक्लूडिंग राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें मुझे आपको बतानी है, कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो आपको खुद सोचनी चाहिए थी और आपको समझ भी आएगी एक ही बार में जब मैं आपको बताऊंगा।
सेक्शन नंबर 50 सी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर। बेटा अनकोटेड शेयर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, अनलिस्टेड। अच्छा लिखा तो है यार, ब्रैकेट में लिखा है अनलिस्टेड। मेरा आपसे क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, रिलायंस कौन सी कंपनी है, लिस्टेड। आप मुझे एक चीज बताओ जल्दी से, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आज मार्केट में मान लीजिए 1800 पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या आप उसकी प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हो? आपको 1800 में ही बेचना और 1800 में ही खरीदना पड़ेगा। अगर खरीदना चाहते हो तो 1800, बेचना चाहते हो तो भी 1800। क्या आप मैनिपुलेट कर सकते हो? बेटा आप में इतनी कुव्वत नहीं है कि आप लिस्टेड सिक्योरिटी को मैनिपुलेट कर पाओ। एक बड़ा पर्सन मुकेश अंबानी कर सकता है अगर वो करना चाहे, आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, समझिए मेरी बात को। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी की जगह एक और कंपनी, बेटा कंपनी बहुत बड़ी है, हल्के में मत लेना, माज लिमिटेड। माज लिमिटेड बेटा प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स का प्राइस उतना ही होगा जो माज सर ने सोच लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे उसका कोई शेयर का प्राइस होता होगा क्या? लिस्टेड बेटा, लिस्टेड ट्रेड हो रही है तो जो ट्रेड हो रही है, जिस प्राइस पे ट्रेड हो रही है वही प्राइस होता है। अनलिस्टेड शेयर के केस में दिक्कत ये है, यहाँ पर तो जो आपने और मैंने सोच लिया मन से वही क्या है, प्राइस। अरे यस और नो? क्या यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है? इजीली हो नहीं सकता बेटा, मैनिपुलेट ही किया जाता है। अनलिस्टेड कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट ही किया जाता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए बेटा, आपने माज लिमिटेड का शेयर 60 रुपए में बेच दिया, जबकि इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं, अगर आप सही में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते तो हो सकता है ये 600 होती। मतलब मार्केट प्राइस इसकी कितनी होना चाहिए, 600। मान लीजिए किसी अपन ने इन्वेस्टमेंट बैंकर से करवाया, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 600। लेकिन मिस्टर माज पता है कितने में बेच रहे हैं, 60 रुपए में। सही में बेच रहे हैं या गलत में बेच रहे हैं? गलत में बेच रहे हैं। तो बेटा आप मिस्टर माज जब बेचेंगे तो आप उनके लिए क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे? यस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आप कितना लोगे, 60। क्योंकि जनरली आप क्या ही लेते हो, सेलिंग प्राइस आप कितने पे बेच रहे हो, 60। अरे यस और नो? बच्चे ध्यान से सुन लो, प्लीज फोकस कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी कंक्लूडिंग राउंड में दिक्कत हो जाएगी और अभी कंफ्यूजन बहुत सारी क्रिएट होने वाली है। 600 रुपए के शेयर को आप कितने में बेच रहे हो, 60 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जनरली आप क्या लेते आए हो, सेलिंग प्राइस। वो जनरली आप क्या लेते आए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है सरकार को सेलिंग प्राइस पे भरोसा ही नहीं है। सरकार को सेलिंग प्राइस पे भरोसा नहीं, इसलिए सेक्शन 50 सीए के अंदर सरकार अनलिस्टेड शेयर्स की बात कर रही है। बेटा अनलिस्टेड शेयर के केस में 50 सीए के अंदर सरकार बोल रही है कि काम करो मिस्टर मास, आपकी हम सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी जो होगी दोनों लेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा हम तो वो लेंगे। मतलब 60 लोगे या 600 लोगे? समझ रहे हो क्या? ऐसा क्यों? आप मैनिपुलेट कर सकते थे। आप अनलिस्टेड शेयर्स को क्या कर सकते थे बच्चे, मैनिपुलेट। तो 50 सीए सिंपल सा सेक्शन है, काम का नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जो अभी मैं आपको कंक्लूड करवाऊंगा वो चीजें आपके बहुत काम की होंगी। तो 50 सीए क्या आपको समझ आया? 50 सीए अनलिस्टेड शेयर्स, 50 सी इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी, 50 सीए अनलिस्टेड शेयर्स के केस में आप सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे, इससे फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर विल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्या आपको ये बात क्लियर है? इसके बाद बेटा एक और सेक्शन है 50D, बहुत ही इररिलेवेंट, बहुत ही वाहियात सेक्शन 50D। क्या लिखा है? वेयर सेल कंसीडरेशन इज अनअसर्टेनेबल। आपने कोई चीज बेच दी लेकिन आप सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो क्या ही करोगे आप बता दो। अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि आप सेलिंग प्राइस ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो पढ़ाना है आज की क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन जो अभी तक पढ़ाया है इसको कंक्लूड कराना है, इस पे बहुत फोकस करना। पहली चीज तो आज क्या क्या पढ़ाया उस पे आते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ाया उस पे आते हैं, प्लीज फोकस करिएगा सभी बच्चे। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करा, कैपिटल गेन लगेगा। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को करा, फुल वैल्यू कंसीडरेशन कितना लोगे, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को एसेट ट्रांसफर करा, कैपिटल गेन लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ये भी क्लियर है? इसके बाद आपने एक सेक्शन पढ़ा है कि यार अगर कोई डीमेट अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल इंटरवल पे, डिफरेंट इंटरवल पे सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो, फीफो। अच्छा तीनों सेक्शन कोई काम के नहीं है, तीनों सेक्शन कोई भी काम के नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो आपको क्लियर ही है, उसमें इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन बेटा कोई ज्यादा काम के वो सेक्शंस नहीं है। काम का सेक्शन था 50C। तीन बातें आपको सिखा के गया। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट नंबर 1,
एक सेकंड, पहले पॉइंट में आपने बेटा लड़ाई करवाई सेलिंग प्राइस और एसडीवी की। कुछ केस में सेलिंग प्राइस जीतेगा, कुछ केस में एसडीवी। कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस कम है और दोनों का डिफरेंस 10% से ज्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस कम है और डिफरेंस 10% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्लियर है आपको ये बात? सेकंड चीज बेटा, मान लीजिए आपके स्टैंप ड्यूटी, आपके घर की वैल्यू वो नहीं है जो सरकार क्लेम कर रही है, आप किसको एप्लीकेशन दोगे? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर किसको अपॉइंट करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर आके घर की वैल्यू करेगा। बेटा 5 करोड़ से घर की वैल्यू बढ़ा के इसमें 15 करोड़ कर दीजिए। आप उस वैल्यू को उस वैल्यूएशन ऑफिसर के साथ लात मार देना। ठीक है, 5 करोड़ से अगर वो 15 करोड़ कर दे तो वैल्यू को वैल्यूएशन ऑफिसर के साथ ही आप क्या मार दोगे? लात। अगर बेटा वो 5 करोड़ की वैल्यू को 1 करोड़ कर जाए तो आप उसको बहुत प्यार से खाना वाना खिलाना और 1 करोड़ की वैल्यू को आप क्या मान लेना? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सॉरी, फुल वैल्यू कंसीडरेशन नहीं, एसडीवी। समझना मेरी बात? एफपीओसी तो वैसे ही निकलेगी जो पॉइंट नंबर 1 ने बताया। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तो अपन बात कर रहे हैं एसडीवी कौन सी वाली ले। तो बेटा 5 करोड़ से कम कर दी, 1 करोड़ कर दी, तो आप कौन सी वाली एसडीवी कंसीडर करोगे? 1 करोड़। हमेशा हर केस में 50C जब भी लगेगा पॉइंट नंबर 1 जरूर लगेगा। सेलिंग प्राइस और एसडीवी और वो 2 कंडीशन जरूर से चेक की जाएंगी। कि आपको ये बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट जो आपको सिखाया कि मल्टीपल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल हो तो जनरली तो आप कौन सी ले लोगे? रजिस्ट्री डेट। लेकिन बेटा एग्रीमेंट वाली डेट की भी एसडीवी आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप लोग मुझे बता दीजिए कब। अगर कोई ना कोई अमाउंट, इट कैन बी इवन अ सिंगल रूपी, अगर कोई ना कोई अमाउंट आपके बैंकिंग बोर्ड पे रियलाइज हो जाए जिसको आप असेसिंग ऑफिसर को दिखा पाओ कि ये देखिए 1 रुपए हमें मिले थे उस दिन, ये प्रूफ है कि उस दिन हमारा क्या हुआ था एग्रीमेंट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा उस केस में आप उसको क्या क्या मतलब आपको एग्रीमेंट वाली एसडीवी का बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, अगेन आपको एसडीवी, मल्टीपल एसडीवी में से कौन सी वाली लेना है? एग्रीमेंट वाली, अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन बेटा अगेन फुल वैल्यू कंसीडरेशन शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 अबव। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में सेलिंग प्राइस और एसडीवी को कंपेयर करोगे, 2 कंडीशन चेक करोगे, या तो सेलिंग प्राइस जीतेगी या फिर एसडीवी। क्या आपको ये बात भी क्लियर है? इसके बाद बेटा मैंने आपको 2 बाह्य से सेक्शन पढ़ा है। सबसे पहला सेक्शन 50CA। ठीक है, 50CA जितना इंपॉर्टेंट उसका नाम देख रहा है उतना ही घटिया वो सेक्शन है अनलिस्टेड शेयर्स के केस में। आप सेलिंग प्राइस को नहीं कंसीडर करोगे। सेलिंग प्राइस शैल बी कंपेयर्ड विद फेयर मार्केट वैल्यू एंड व्हिचएवर इज हायर विल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्लियर है आपको ये बात? पक्का? फिर मैंने एक और उससे भी ज्यादा घटिया सेक्शन कैपिटल गेन का सबसे घटिया सेक्शन पढ़ाया है, सेक्शन नंबर 50D। अगर कभी बेटा अगर आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो एफबीओसी, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बेटा अभी तक मैंने आपको एक चीज सुनना, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, अब तो मैं सही मायने में जो मुझे आपको बताना था वो स्टार्ट करूंगा। ये ध्यान से देना, इसको देख लेना सब लोग आप। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बता चुका हूं, बस मैंने ऑफिशियली इसको इस फॉर्म में नहीं कैलकुलेट करवाया। आप इसको जरूर देख के आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे जो बताना है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा इधर ध्यान दीजिए। अच्छा सब लोग ईमानदारी से इसको कर लेना, क्योंकि कुछ अलग अलग तरीके से मैंने केस डिजाइन किए हैं। सर कुछ भी अलग नहीं है, पहले एग्जांपल में यही लिया था आपने, दूसरे में यही लिया था, तीसरे में यही। बेटा केस 4 और 5 अलग है। ठीक है, केस 4 और 5 अलग है। अब मेरे प्यारे बच्चे सुनो इधर, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और अब बेटा अब मैं जो भी आपसे पूछ रहा हूँ कुछ भी ऐसा नहीं पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जो आपको पढ़ाया गया है वही पूछूंगा और देखता हूँ कौन बच्चा आंसर कर सकता है। क्योंकि बेटा इस भीड़ वाली कैपिटल गेन में होने तो यही वाला है कंफ्यूजन। कैपिटल गेन में यही होने वाला है बेटा। अल्टीमेटली करना क्या है? एफपीओसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसिडरेशन माइनस सीओए माइनस सीओआई। उसमें भी सीओए सीओआई की जगह वो इंडेक्सेशन वगैरह करना होगा, लॉन्ग टर्म होगा तो वो 5 चीजें होंगी तो इंडेक्सेशन नहीं करना होगा। अरे यस और नो? करना तो यही है। कहां पर क्या फिगर लेना है वहां थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब बच्चे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बेटा जब आपने सेक्शन 48 पढ़ा था, मैं आपको सेक्शन नंबर 48 के पास लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना यार। जिस बच्चे ने इस चीज को आंसर कर लिया और वो इस लेवल पे सोच पाया, मतलब समझ लीजिए वो प्रो हो गया, वो अपन से आगे निकल जाएगा कैपिटल गेन में। टाइम पे आते हैं, जल्दी सुनो, जल्दी से सुनो। सेक्शन 48 फुल वैल्यू कंसीडरेशन।
बेटा जिस दिन मैंने आपको सेक्शन 48 पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था सेक्शन 48 में आप जनरली क्या लेते हो? नहीं, अभी भी जनरली तो सेलिंग प्राइस ही लोगे अनलेस अदरवाइज मेंशन होगा। समझी मेरी बात? और बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं है, आप ये मत समझना मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ध्यान से सुनिए, मेरा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप जनरली सेलिंग प्राइस लेते हो, लेकिन इसके आपने कुछ एक्सेप्शंस देखे। एक सेकंड, एक्सेप्शन कहां कहां देखे? इधर इधर बेटा आपको मैं बता दूं, आप मुझे बताओ ना रियल एक्सेप्शन कौन से हैं? आपने बहुत सारी जगह पढ़ा, लेकिन रियल एक्सेप्शंस बताइए बेटा। ध्यान से सुनना, सेक्शन 50C, सेक्शन 50C ए, सेक्शन नहीं, रियल एक्सेप्शन दो ही हैं। ऐसा क्यों बता दूं? सुन लीजिए बात को, समझ लीजिए बात को, आपके दिमाग में ये चीज जाना चाहिए। रियल एक्सेप्शन दो ही हैं, क्योंकि बेटा ये दो ही वो केस है जब सेलिंग प्राइस होते हुए आपने सेलिंग प्राइस को लात मारी है। ये दो ही वो केस है जहां पर सेलिंग प्राइस के होते हुए भी आपने सेलिंग प्राइस को लात मारी है बेटा। बाकी किसी भी केस में आपने सेलिंग प्राइस होते हुए लात नहीं मारी थी। अगर आप बोले हो एक्सेप्शन वाले, अगर आप बोले बेटा 4 जो केसेस एक्सेप्शन के थे वो भी सर ऐसा था, नहीं बेटा वहां पर सेलिंग प्राइस थी ही नहीं। तो आप बेटा सेलिंग प्राइस नहीं था तो कहीं तो जाओगे यार, मत सेलिंग प्राइस नहीं है तो कहीं तो जाओगे। तो आप समझ रहे हो, आप 4 केसेस में मजबूरी में गए थे, 4 केसेस में आप बेटा मजबूरी में गए थे। लेकिन इन 4, ये जो 2 केस आपने पढ़े बेटा, यहाँ पर आप मजबूरी में नहीं, सेलिंग प्राइस होते हुए आप सेलिंग प्राइस को लात मारते हुए किसके पास गए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और सेकंड वाले केस में 50CA के केस में किसके पास गए? फेयर मार्केट वैल्यू। समझिए बेटा, टोटल केस तो 6 दिख रहा है मुझे, अभी तक मुझे 6 केस दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 6 केस में रियल एक्सेप्शन 2 है। क्योंकि 2 ही ऐसे केस है जहां पर यार सेलिंग प्राइस के होते हुए भी आपने सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर दिया है और आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर फेयर मार्केट वैल्यू लिए। फर्स्ट वाज 50C, दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एग्जाम, मतलब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एग्जाम, एंड अनदर वन इज 50CA, दैट इज मतलब कोई काम का वो सेक्शन है नहीं आपका। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा इसके अलावा प्लीज फोकस करिएगा। केस नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपने एफईओसी में क्या लिया था? फेयर मार्केट वैल्यू। मजबूरी थी, सेलिंग प्राइस थी नहीं आपके पास, सेलिंग प्राइस थी ही नहीं तो आपने क्या ले लिया था? फेयर मार्केट वैल्यू। सेकंड केस, कंपल्सरी एक्विजिशन, आपने क्या लिया था एफईओसी में? कंपनसेशन। मजबूरी थी बेटा, सेलिंग प्राइस थी ही नहीं तो आपको क्या लेना पड़ा? मजबूरन कंपनसेशन। केस नंबर 3, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। एफईओसी में सर इंश्योरेंस क्लेम लिया, हमारी मजबूरी थी, सेलिंग प्राइस थी नहीं इसलिए क्या ले लिया? इंश्योरेंस क्लेम। केस नंबर 4, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगेन मजबूरी बेटा, आप ट्रांसफर कर रहे हो लैंड, उस लैंड की सेलिंग प्राइस है ही नहीं, लैंड आपने फ्री में दे दी थी किसी को। समझिए मेरी बात को, उस लैंड की कोई भी स्टैम्प ड्यूटी, कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई भी सेलिंग प्राइस नहीं थी, तो बेटा मजबूरी में आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस मनी जो भी रिसीव करा वो आपने क्या ले लिया था? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लेकिन बेटा चारों केस में आप कहां से, आप चारों केसेस में बेटा आप सेलिंग प्राइस से दूर तो गए, लेकिन दूर जब ही गए जब सेलिंग प्राइस थी ही नहीं आपके पास। अरे यस और नो? यस सर। लेकिन बेटा 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना इस चीज को एग्जाम में। 2 केस 50C और 50CA, सेलिंग प्राइस होने के बाद भी, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेक्शन 50C 50CA, सेलिंग प्राइस होने के बाद भी आप सेलिंग प्राइस को लात मारते हुए कहीं और चले जाओगे। क्या आपको ये बात क्लियर है अच्छे से? चलिए, मैंने जो आपको होमवर्क दिया है इस होमवर्क को आप लोग करके आइएगा, जो होमवर्क वो आपको दिया है टेबुलर फॉर्म में जो था। चलिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।